हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक एंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज विल बी टॉकिंग अबाउट important topic related to UPSC civil service examination, which is important not only for your pre-examination but equally important for your mains examination, and that part is art and culture. तो art and culture UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्री और मेंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यूजुअली यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर पार्ट से हर साल प्रीलिम्स में तकरीबन ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस 5 सवाल पूछती है और मेन एग्जामिनेशन में कभी एक या कभी 2 फुल लेंथ क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से रहते ही रहते हैं। तो अगर हम संभव बैच के लिए और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर करें तो हम आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन को अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो कम से कम हम इसमें 3-4 सेक्शन बना सकते हैं। देखिए, जैसे आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर में हम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन लेते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स, दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है विजुअल आर्ट्स, तीसरा लिटरेरी एक्टिविटीज और चौथा रिलीजन्स एंड फिलॉसफी, रिलीजन्स एंड फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड मिडिल एजेस। तो इनसे एक एक सेक्शन से एक सवाल, एक क्वेश्चन प्री में या मेंस में 2 सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो विजुअल आर्ट्स जैसे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एज वेल एज केव ट्रेडिशंस और पेंटिंग वगैरह सब विजुअल आर्ट में आ जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट में आप इंक्लूड करते हैं म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें विजुअल आर्ट में मेनली आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड मिडिल एजेस, खासतौर पे आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, postmodern which is mainly related to the Buddhist architecture and sculpture, postmodern architecture and sculpture। उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर इंक्लूड करते हैं। फिर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मेनली डेवलप्ड ड्यूरिंग द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स एज वेल एज प्रोविंशियल डायनेस्टीज। तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। लिटरेरी एक्टिविटीज में हम इंक्लूड कर लेते हैं वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट एंड जैना लिटरेचर, महाकाव्यास, इस तरह की चीजें यहां पे आ जाएंगी। और रिलीजन्स एंड फिलोसफी, ये इसमें एक टॉपिक और जुड़ जाता है। और कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेटलर्जी, केमिस्ट्री, कीमिया, केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स हम मिसलिनियस में रख लेते हैं। तो आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में हम अपनी शुरुआत आर्ट एंड कल्चर की इस जर्नी की शुरुआत करेंगे विजुअल आर्ट से और आर्किटेक्चर और स्कल्पचर प्लस केव, गुफा परंपरा, केव ट्रेडिशन और केव ट्रेडिशंस के साथ साथ हम इसमें इंडियन पेंटिंग इंक्लूड कर लेंगे, इंडियन पेंटिंग्स। और मेनली जो हम पार्ट कवर करेंगे इसमें वो एंशिएंट और मिडिवल इंडिया से रिलेटेड आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर होगा आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन के लिए। क्योंकि जो मॉडर्न इंडिया से आर्किटेक्चर और स्कल्पचर है, इस पे यूपीएससी ज्यादातर सवाल नहीं ही बनाती, 95% चांसेस है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमारा मेन फोकस जो टाइम जोन होगा, टाइम पीरियड होगा, वो एंशिएंट और मिडिवल से होगा, लेकिन विजुअल आर्ट पे हमारा फोकस रहेगा। तो हम इससे शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर और स्कल्पचर से, और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, गुफा परंपरा, केव ट्रेडिशन डिस्कस करेंगे। देखिए, द मॉडर्न आर्ट एंड architecture
and sculpture. So the Mauryan Empire, which was founded by Chandragupta Maurya around 321 before Christ or before Common Era, and it continued up to 186 or 187 before Common Era, and eventually it came to an end. तो मौर्यन एम्पायर में जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर डेवलप किया गया उसमें मेन कंट्रीब्यूशन रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, और थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अशोका के बाद नेक्स्ट रूलर और उनके ग्रैंडसन दशरथ का। लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन दिया मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में वो थे ग्रेट एम्परर Ashoka, and we could categorize the Mauryan architecture and sculpture into two: a form of art, Mauryan art, which was patronized by the rulers or the emperors, which came to be known as court art of the Mauryas, जो कि रूलर्स ने या एम्परर्स ने पैट्रोनाइज किया, उसे हम कोर्ट आर्ट ऑफ द मौर्यास कह रहे हैं। और दूसरा पार्ट आप ले सकते हैं पब्लिक आर्ट ऑफ द मौर्यास, ये ऐसा मॉडर्न आर्ट जिसे आम लोगों ने और मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, इन लोगों ने पैट्रोनाइज किया या बनवाया था। तो आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एंड केव ट्रेडिशंस ऑफ मौर्य, इसको हम दो कैटेगरी में देखेंगे। और जो खास तौर पे कोर्ट आर्ट ऑफ द मौर्याज है, इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं वो है द ग्रेट एम्परर अशोका। और देखिए, अगर हम आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज ऑफ द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में कोई खास कंट्रीब्यूशन तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमें पता चलता है कि उन्होंने एक लकड़ी का महल, एक वुडन पैलिसाइड बनवाया था अपना कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा में। और उस वुडन पैलिसाइड को हमने रिकवर किया है फ्रॉम द एक्सकेवेशन एट अ प्लेस इन पटना कॉल्ड कुम्रहारा, इन पटना कुम्रहारा। और ये बोला गया कि ये 80 पिलर्ड असेंबली हॉल था, 80 खंभों पर टिका हुआ इन्होंने बनवाया था। एंड द सेम वुडन पैलिसेड वाज आल्सो मेंशन्ड बाय a Greek ambassador of Seleucus Nicator named Megasthenes. So Megasthenes reached at the Mauryan capital city of Patliputra during the time of Chandragupta Maurya. He was an ambassador of Seleucus Nicator. तो मैगस्थनीज सेलुकस निकेटार, ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटार के एम्बेसडर थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्रा कोर्ट में आए थे। तकरीबन 8 साल रहे और उन्होंने अपने ट्रेवल्स और एक्सपीरियंसेस पे एक किताब लिखी थी, इंडिका। और इंडिका में उन्होंने वही बताया जो एक्चुअली हमने एक्सकेवेशन में रिकवर किया कि एम्परर जो थे वो 80 पिलर्ड असेंबली हॉल बनवाए थे और उनका वहीं पे महल भी था। तो इतना ही कंट्रीब्यूशन हमें मिल पाता है चंद्रगुप्त मौर्य के आर्ट फॉर्म्स में, उनके कंट्रीब्यूशन में। लेकिन जब हम अशोका के पास आते हैं, एम्परर अशोका, तो एम्परर अशोका वांटेड टू कन्वे हिज मैसेजेस टू द पीपल एंड ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट। वो अपना मैसेज अपने लोगों और अपने अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते थे। सो एम्परर अशोका स्टार्टेड इनग्रेविंग, तराशना, खुदवाना, started engraving his messages on the rocks and beautifully sculptured pillars. तो रॉक्स पे तो वो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के हिसाब से कुछ भी नहीं है, वो तो चट्टान है, चट्टानों पर उन्होंने लिखवा दिए अपने मैसेजेस। बट पिलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द स्कल्पचरल आर्ट फॉर्म। और अशोका ने जो पिलर्स बनवाए, ये इस तरह के जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये मोनोलिथिक हैं। मोनो मीन्स सिंगल, लिथिक मीन्स स्टोन, विच मीन्स दिस पिलर वाज इनग्रेव्ड आउट ऑफ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन। तो इसमें आपको जोड़ नहीं मिलेगा, ये पूरा एक का एक है। और ये पार्ट जिस पे अशोका ने अपने मैसेजेस लिखवाए थे, सो दिस पार्ट इज एक्चुअली रिफर टू एज शाफ्ट। मेन पार्ट ऑफ द पिलर ये शाफ्ट है, और इसी शाफ्ट पे अशोका ने राइटिंग्स लिखवाया था। जो भी अपना मैसेज होता था इस पे वो लिखवाते थे। और ये शाफ्ट अशोका ने ये सर्कुलर बनवाया, सर्कुलर
monolithic and tapering in nature. Circular, monolithic and tapering. Tapering means decreasing circumferences from top to bottom or from bottom to टॉप. तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो शाफ्ट है या मेन पिलर विच इज मोनोलिथिक, ये मोनोलिथिक है और इसके अलावा सर्कुलर है और घटता हुआ सरकमफेरेंस है फ्रॉम बॉटम टू टॉप. और ये बेसलेस पिलर्स हैं. बेसलेस पिलर्स का मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं बनवाए गए हैं. इनको डायरेक्टली एम्परर अशोका ने जब बनवाया, उनके कलाकारों ने जब बनाया, तो इससे सीधे मिट्टी में लगाया गया है. ये अलग हैं, ये प्लेटफॉर्म पे नहीं बनाए गए हैं. और इन्हीं पर ये बड़े पॉलिश्ड हैं और शाइनी, ग्लॉजी इन अपीयरेंस है, क्योंकि स्टोन पॉलिशिंग का आर्ट एम्परर अशोका के टाइम पे फ्लरिश किया. और हालांकि वो स्टोन पॉलिशिंग का आर्ट एम्परर अशोका के पहले भी नहीं दिखाई दिया और एम्परर अशोका के बाद भी स्टोन पॉलिशिंग का जो वो लेवल ऑफ एक्सेलेंस अचीव किया था मौर्याज ने, वो बाद के टाइम पे या उनके पहले हमें खास तौर पे दिखाई नहीं देता है. वो लेवल ऑफ एक्सेलेंस नहीं दिखाई देता है. तो ये जो पिलर्स हैं ये मोनोलिथिक है, टैपरिंग, मोनोलिथिक, टैपरिंग और सर्कुलर हैं, पॉलिश्ड हैं, ग्लॉजी और शाइनी है. और ये जो अपर पार्ट है, दिस अपर पार्ट विच रिजेंबल्स लाइक इन्वर्टेड लोटस, ये उल्टे कमल के जैसा है, इन्वर्टेड लोटस. और टॉप ऑफ द शाफ्ट जो है, ये सबसे ऊपर अपर पार्ट ऑफ द पिलर इज कॉल्ड एनिमल कैपिटल. कैपिटल मतलब अटॉप, सबसे ऊपर. तो सबसे ऊपर एम्परर अशोका ने एनिमल्स का इमेजेस इनग्राव करवाया, खुदवाया, तराशा गया है. और यूं ही रेंडमली एनिमल्स नहीं लिए गए हैं, इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस जरूर है. खास तौर पे बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में जरूर सिग्निफिकेंस बनता है. तो कभी एम्परर अशोका ने एक शेर बनवा दिया किसी पिलर पे, कहीं पे 4 शेर बनवा दिया. जैसे सांची और सारनाथ में जब एम्परर अशोका ने पिलर्स लगवाए तो उन्होंने 4 लॉयंस बनवाए, 4 लॉयंस सिटिंग बैक टू बैक एंड ऑब्जर्विंग इन ऑल द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, लाइक दे आर सेइंग दैट द एम्परर अशोका इज द चक्रवर्ती एम्परर, के सम्राट अशोक चक्रवर्ती एम्परर हैं जिनका एम्पायर चारों डायरेक्शन में दूर दूर तक फैला हुआ है. तो या कभी बुल बना दिया, कभी एलिफेंट बनाया गया किसी पिलर पे. तो ये अलग अलग इनका सिग्निफिकेंस है. और ये जो एनिमल है, इसका जो बेस है, इसको अबेकस बोलते हैं, अबेकस. एंड अबेकस इज ईदर सर्कुलर और ड्रम शेप और समटाइम्स रेक्टेंगुलर इन शेप. ठीक है. तो लॉयन सिंबलाइज करता है 2 चीज. लॉयन एक तो सिंबलाइज करता है रॉयल्टी, पावर, है ना. और लॉयन एक और चीज बुद्धिज्म में सिंबलाइज करता है और वो है शाक्या ओलिगार्की ऑफ गौतम बुद्धा. सो गौतम बुद्धा बिलोंग टू शाक्या ओलिगार्की और शाक्या रिपब्लिक, एंड शाक्या इटसेल्फ मींस लॉयन. तो 2 चीजों का सिंबल बनता है. और एलिफेंट ये विजडम को डिनोट करता है. विजडम, बड़े इंटेलिजेंट जानवर होते हैं एलिफेंट्स. ये इनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है और एक रास्ते से जिधर से गुजर जाते हैं ना, वो फिर कभी दोबारा नहीं भूलते हैं. और बड़े प्यार मोहब्बत से हाथियों का झुंड आपस में रहता है, एक दूसरे के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड केयर करते रहते हैं. तो हाथी जो सिंबलाइज करता है ना, ये विजडम को सिंबलाइज करता है. और बुल जो है, देखिए कितना लाइवली इमेज बनवाया गया. तो बुल सिंबलाइज कर रहा है प्रॉस्पेरिटी को, ये प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है. ठीक है. और इसमें जो मार्वलस है, सबसे शानदार है, वो है सारनाथ लॉयन कैपिटल. सारनाथ लॉयन कैपिटल विच इज द ऑफिशियल एम्ब्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये अधिकृत राज चिन्ह है भारत सरकार का. और एम्परर अशोका ने जब सारनाथ में पिलर लगवाया था टू कमेमोरेट द बुद्धिस्ट एक्टिविटीज इन द रीजन ऑफ बनारस, आउटस्कर्ट ऑफ बनारस. अब तो बनारस का ही भाग है वो, पहले बनारस के काशी के बाहर पड़ता था. ठीक है. तो अशोका ने वहां पर एक पिलर लगाया ताकि वो उस एरिया में जो गौतम बुद्धा ने एक्टिविटीज की थी, जैसे उन्होंने वहीं पर बनारस में ही पहला
अपना टीचिंग पहला सरमन दिया था टू हिज फर्स्ट 5 डिसाइपल्स गौतम बुद्धा ने। एनलाइटनमेंट के बाद बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, फिर वो वहां से बनारस गए और बनारस में उनको अपने 5 साथी मिले पहले के। तो उन्होंने अपना जो भी एक्सपीरियंस किया था एनलाइटनमेंट में, पीपल के पेड़ के बोधि ट्री के नीचे बोध गया में, वो उन्होंने उन 5 लोगों को दिया था शिक्षा, पहला उपदेश, और उसको फर्स्ट टीचिंग, फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा बोलते हैं। धम्मा चक्रा प्रवर्तन, व्हेन बुद्धा सेट इन मोशन द व्हील ऑफ रिलीजन और द व्हील ऑफ लॉ, एंड दोस 5 डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा वर कौंडिन्य, भद्दीय, तात्य, महानाम एंड अश्वजीत। ठीक है, तो लोटस जो है ना वो सिंबलाइज करता है, सॉरी लोटस कह रहा हूं, लॉयन सिंबलाइज करता है प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी, पावर, एंड शाक्य ट्राइब ऑफ कपिलवस्तु। एलिफेंट सिंबलाइज करता है विजडम को, बुल सिंबलाइज कर रहा है प्रॉस्पेरिटी को। और ये लेवल ऑफ एक्सेलेंस है, देखिए मॉडर्न आर्ट का क्या शानदार है। ये इतना शानदार है कि आप इसमें आज भी अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, इतनी शानदार पॉलिशिंग है, स्टोन पॉलिशिंग, आपको अपना रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। सारनाथ के म्यूजियम में ये रखा हुआ है, बनारस में सारनाथ के म्यूजियम में ये रखा हुआ है, कभी घूमने जाइएगा तो देखाइएगा। ये क्या लाइवली, क्या शाइनी और शानदार ग्लॉसी अपीयरेंस इसका। तो 4 lions atop sitting back to back observing in all the 4 cardinal directions, 4 पवित्र दिशाओं में देखते हुए, जैसे कह रहे हो कि एम्परर अशोका चक्रवर्तीन एम्परर है। और जो बेस है लायन कैपिटल का और अबेकस, ये ड्रम शेप्ड है और इसमें 4 चक्र हैं और 4 एनिमल्स हैं। तो चक्र followed by an animal and again a chakra, an animal and a chakra, an animal। और वो 4 जानवर हैं, देखिए वो चारों जानवर राइट हैंड साइड में जैसे प्रदक्षिणा या परिक्रमा करते हैं ना, वैसे घूमते हुए बताए गए हैं, बनाए गए हैं एक्चुअली। तो ये राइट हैंड फैशन में मूव करते हुए दिख रहे हैं ऐसा, और इतने लाइवली बने हुए लगता है जैसे निकल के चलने लगेंगे, इतना शानदार है। और सर्कुलर बेस या अबेकस है, 4 एनिमल्स हैं, इसमें विजडम को सिंबलाइज करता हुआ एक एलिफेंट, प्रॉस्पेरिटी के लिए बुल, और लॉयन शाक्य ट्राइब ऑफ कपिलवस्तु, और हॉर्स जो है ना ये सिंबलाइज करता है जब सिद्धार्थ गौतम, जब वो बुद्ध नहीं थे और जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, 29 साल के थे, और उन्होंने अपना हाउस होल्डर्स लाइफ और अपना घर छोड़ दिया था और निकल पड़े थे, तो उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण और ग्रेट गोइंग फोर्थ। तो बुद्ध का घोड़ा था कंथक और उनका सारथी उनके बचपन का दोस्त था चन्ना, या चाण बोलते हैं, एग्जैक्टली लिखा होता है चन्ना, पढ़ते चाण है। तो चाण को सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, अब मैं गृहस्थ जीवन और ये सब भौतिक जीवन, मेटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ रहा हूं, और मुझे मिडनाइट में तुम जंगल के किनारे छोड़ आना। तो चाण उन्हें जंगल के किनारे छोड़ आता है, कंथक घोड़ा है, चाण उनका सारथी है। तो ये जो हॉर्स है ना, ये सिंबलाइज कर रहा है ग्रेट गोइंग फॉर्थ और महाभिनिष्क्रमण को, कि जब सिद्धार्थ गौतम एक बहुत महान उद्देश्य के लिए बस निकल पड़े थे, कि उनको ढूंढना था व्हाट कॉजेस सॉरो, कि क्यों दुख होता है, क्या कारण है दुखों का, एंड दो सॉरो, और ये दुख क्या इनको एलिमिनेट किया जा सकता है, और अगर सॉरो को, दुखों को एलिमिनेट किया जा सकता है तो वो कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, और वो कौन सा रास्ता होगा एलिमिनेशन ऑफ सॉरो को, सॉरो का एलिमिनेशन करने का रास्ता, यही सब उनको फाइंड आउट करना था। तो उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो हॉर्स बनवाना ये सिंबलाइज करता है, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, सिद्धार्थ गौतम के महाभिनिष्क्रमण को। और ये तो शाफ्ट का अपर पार्ट है, इन्वर्टेड लोटस, ठीक है। और देखिए एक चीज और देखिए, ये तो ओरिजिनल नहीं है, ये रेप्लिका है, नकल है, कि जब एम्परर अशोका ने वो लॉयन कैपिटल सारनाथ में लगवाया था तो उन 4 शेरों के ऊपर भी बहुत बड़ा सा चक्र लगवाया था, और ये धम्मा चक्रा, ये धम्मा चक्रा प्रवर्तन को डिनोट करता है, यानी कि धर्म का पहिया जब बुद्ध ने घुमा दिया, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द बुद्धिज्म। और ये इसके अलावा धम्मा
धम्मा व्हील, इसके अलावा ये डायनेमिज्म को, गतिशीलता को भी रिप्रेजेंट करता है। और देखिए ये कितना शानदार, कितना लाइवली लग रहा है। हॉर्स ये ड्रम पे है, ठीक है ना, सारनाथ लॉयन पिलर के ड्रम पे, और ये बुल है, ये सिंबलाइज करता है प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है। तो ये मॉन्यूमेंटल आर्ट है, ज्यादातर मामले में इसे पैट्रोनाइज किया था एम्परर अशोका ने, और चंद्रगुप्त मौर्य और दशरथ का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। और एलिमेंट्स ऑफ अशोका आर्ट अगर हम देखें तो अशोका ने पिलर्स बनवाए और एनिमल कैपिटल ये लगवाया। इसके अलावा एम्परर अशोका ने और उनके साथ, उनके बाद एक्चुअली उनके ग्रैंडसन और नेक्स्ट रूलर दशरथ ने केव ट्रेडिशंस में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, गुफा परंपरा में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो अशोका और दशरथ ने गुफाएं बनवाई। तो एम्परर अशोका ने गया जिला के पास पड़ता है एक और जिला, वहां पर उसको गया जिले से अलग करके बनाया गया है, पर जहानाबाद। तो वहां पर अशोका ने बराबर की पहाड़ी बोलते हैं उनको, तो बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई थी। सुदामा 4, सुदामा, कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी। और फिर नागार्जुनी पहाड़ी में अशोका के ग्रैंडसन दशरथ ने 3 और गुफाएं बनाई, गोपिका, वाहियक और वेदाथिक। तो 4 और 3 मिलकर के 7 गुफाएं हुई। तो लोकली दो 7 caves आर टुगेदर रिफर टू एज सतघर, यानी कि 7 गुफाएं। और कुछ गुफाएं तो बड़ी ही सुंदर बनाई गई हैं और उनको अंदर से बड़ा ही तराशा और पॉलिश भी किया गया है। इसके अलावा एम्परर अशोका ने धौली उड़ीसा में और कलसी देहरादून के पास, यहां पर पत्थर के बड़े से टुकड़ों को या रॉक्स को तराश करके अपने आर्टिस्ट को बोला कि हाथी का बड़ा बड़ा इमेज बनाओ। तो धौली एलिफेंट और कलसी स्टोन एलिफेंट्स बनाया। और इसके अलावा सम्राट अशोका ने, एम्परर अशोका ने एक रिपेयर वर्क किया एक स्तूपा का। स्तूपा क्या होते हैं हम अभी थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं, बस कुछ ही पलों में। तो कनक मुनि के स्तूपा का रिपेयर वर्क कराया। तो अशोका ने अपने मैसेजेस में बताया है कि जब वो गद्दी पे बैठे थे, जब उनका कोरोनेशन हुआ था, तो उसके कोरोनेशन के 20वें साल वो बुद्धा की, तथागत की, बुद्धा को तथागत भी कहते थे ना, तथागत की बर्थ प्लेस लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी in Pali and Rummindei, same place is also referred to as, actually properly referred to as Rummindei। तो रुम्मिनदेई को ही आम बोलचाल में यानी कि पाली में लुम्बिनी कहते थे। तो एम्परर अशोका बताते हैं कि वो लुम्बिनी पहुंचे अपने कोरोनेशन के 20वें साल, और चूंकि लुम्बिनी बुद्धा का, तथागत का बर्थ प्लेस था, तो उन्होंने वहां पे लैंड रेवेन्यू का रेट घटाया और 1/6 के रिड्यूस करके 1/8 पे लाए। और वो बताते हैं कि वहीं पर एक किसी कनक मुनि का, माइथोलॉजिकल बुद्धा है कनक मुनि, तो कनक मुनि का एक स्तूपा था और उन्होंने इस स्तूपा का साइज को डबल करवा दिया, रिपेयर करा करके डबल कराए। तो अशोका ने अपने मैसेज में लिखा है कोनाकमन थूहा द्वितीयम वध्यते। कोनाकमन ये प्राकृत लैंग्वेज है, एंशिएंट इंडिया का आम बोलचाल में प्राकृत। कोनाकमन थूहा द्वितीयम वर्धते, कनक मुनि के स्तूपा का साइज मैंने डबल करवा दिया रिपेयर करा करके। ठीक है, तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं अशोकन आर्ट के। तो जो मौर्यन आर्ट है ना, इसमें मेन कंट्रीब्यूशन एम्परर अशोका का ही रहा है। लेकिन फिर मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल हो जाता है और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड आ जाता है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो हमें आर्किटेक्चर और स्कल्पचर से रिलेटेड चीजें मिलती हैं, वो मेनली किससे जुड़ी हुई? वो एक्चुअली जुड़ी हुई हैं बुद्धिज्म से। तो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर और स्कल्पचर कह लीजिए या बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और स्कल्पचर कह लीजिए, तो उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। देखिए, जैसे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर या फिर पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड
स्कल्पचर कह लीजिए। तो ये बुद्धिस्ट आर्ट है, यहां से मेनली बुद्धिस्ट आर्ट शुरू होता है। हालांकि एम्परर अशोका का जो मेन आर्ट है ना, वो बुद्धिस्ट आर्ट ही है, क्योंकि वो लगातार किससे इंस्पायर्ड है, वो बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है। तो जैसे उन्होंने जब ये गुफाएं वगैरह बनवाई या कनक मुनि के स्तूपा का रिपेयर वर्क करवाया, तो वो भी तो बुद्धिस्ट ही एलिमेंट हो गया ना। या फिर बुल या लॉयन या एलिफेंट, इनका सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से जुड़ रहा है। और अशोका ने तो 4 गुफाएं भी बनवाई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एम्परर अशोका ने जब 4 गुफाएं बनवाई, सुदामा, कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी, तो बजाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स को डोनेट करने के, उन्होंने आजीविका सेक्ट के मॉन्क्स को डोनेट किया, विच shows his religious generosity and religious toleration। और जबकि वो बुद्धिस्ट हो गए थे, एम्परर अशोका पहले शेवाइट थे, फिर वो बाद में बुद्धिस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने गुफा बनवाई, तो उन्होंने ये 4 गुफाएं बराबर पहाड़ी में, उन्होंने जब ये 4 गुफाएं बनाई, तो उन्होंने दान में दिया, डोनेट किया आजीविका सेक्ट के मॉन्क्स को। और अशोका के ग्रैंडसन दशरथ ने जब नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं बनवाई, गोपिका, वाह्यक और वेदातिक, तो उन्होंने डोनेट किया आजीविका सेक्ट के ही मॉन्क्स को, हालांकि वो खुद भी आजीविका ही थे। तो दादा अशोका बुद्धिस्ट और ग्रैंडसन दशरथ आजीविका। एंड एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य was a Jaina. Earlier he was a Hindu ruler, and he was of Hindu fold, and later on in his last days Chandragupta Maurya became a Jaina. Bindusara, his son Bindusara, belonged to Ajivika sect. Ashoka was a Shaivite, but he became a Buddhist, and Dashrath belonged to Ajivika sect. So what a marvelous family. They were so highly religiously liberal and tolerant rulers. और अगर आप देखिएगा पब्लिक आर्ट ऑफ द मौर्यास, तो पब्लिक आर्ट ऑफ द मौर्यास का मतलब होता है वो आर्ट जो आम लोगों के बीच में मौर्यास के टाइम पे चलता था। ये बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और स्कल्पचर डिस्कस करते हैं, तो इसमें सबसे खास बात है ना कि जो मौर्यास थे, उनके टाइम पर मिट्टी के खास किस्म के बर्तन बना करते थे, पॉटरीज, अर्दनवेयर पॉटरीज बना करते थे, और ये ब्लैक कलर से रंगे जाते थे। और ज्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में मिले हैं। तो जैसे इस तरह क्या है ना, ये कटोरा, बाउल, इसको कहते हैं हम लोग, इस तरह के चीजों को हम कहते हैं पॉटरी में NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। इसके अलावा आप देखिए कि ये यक्ष का एक इमेज है, और यक्ष नाम भी लिखा हुआ है, यक्ष मणिभद्रा। यक्ष और यक्षी वो कैरेक्टर्स होते हैं हिंदू माइथोलॉजी में जो ना तो देवी देवता हैं और ना ही मनुष्य हैं। ये डिवाइन क्रिएचर्स हैं, एग्जिस्टिंग समवेयर इन बिटवीन द गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो यक्ष मणिभद्र का ये स्टोन स्कल्पचर हमें मथुरा से मिलता है, ठीक है, परखम ग्राम एक जगह मथुरा में, वहां से मिलता है। और ये जो लेडी है, इनका इमेज, ये विस्क, ये पंखा, राजा को पंखा झलते ना, तो ये विस्क बियरर, ये देखिए ये विस्क है, इन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, ये विस्क बियरर, चामर ग्राहिनी बोलते हैं इन्हें हिंदी में, चामर ग्राहिनी, चामर फैन, विस्क बियरर। तो NBPW ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये स्टोन स्कल्पचर्स हैं। लेकिन इन दोनों स्टोन स्कल्पचर्स को इनको मौर्य रूलर्स ने, एम्परर्स ने नहीं बनवाया, ये ट्रेडर्स ने फाइनेंस किया था। तो ये विस्क बियरर लेडी, ये पटना के दीदारगंज से एक्सकेवेशन में मिली, और ये मिले भाई साहब हमारे यक्ष, ये मथुरा के परखम ग्राम से यक्ष मणिभद्रा। और अब आते हैं, देखिए द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, या ये मेनली पोस्ट मॉरियन पीरियड का है, तो आप इसे पोस्ट मॉरियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर भी बोल सकते हैं, जिसमें मेनली आता है स्तूपास, चैत्य हॉल्स एंड विहारास। स्तूपास, चैत्य हॉल्स एंड विहारास, ठीक है, ये आएगा। और गुफा परंपरा, अब देखिए
this particular structure is actually what we known as the stupa, and this is one of the largest and the most preserved of all the ancient stupa, which was originally commissioned by the emperor अशोका, जिसका बनाने का शुरुआत अशोका ने किया था और बाद में चल के पोस्ट मौर्य पीरियड में इसका स्टोन एनकेसिंग किया गया और इस तरह के स्टोन स्ट्रक्चर्स या रेलिंग्स वेदिका वगैरह और ये गेटवेज या तोरण द्वार लगवाए गए। तो ये स्तूपा सबसे प्रिजर्व्ड स्तूपा है, विच इज लोकेटेड एट सांची, विच इज नॉट वेरी फार फ्रॉम भोपाल। तो ये, और इसी स्तूपा के सामने एम्परर अशोका ने 4 शेरों वाला एक पिलर भी लगवाया था। तो इन इट्स टिपिकल फॉर्म, देखिए, इन इट्स टिपिकल फॉर्म अ स्तूपा इज अ हेमी-स्फेरिकल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। ये आधा गोला गुंबद के जैसा स्ट्रक्चर होता है आमतौर पे जनरली, while we have number of shapes related to stupas। देखिए कई अलग अलग तरीके के शेप्स में स्तूपा बनवाए गए हैं, लेकिन इंडिया में जो ज्यादातर स्तूपास रूलर्स ने या ट्रेडर्स ने बनवाए वो हेमी स्फेरिकल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर ऑन अ सर्कुलर बेस हैं। ये उल्टे कटोरे के जैसे हैं, तो बेस पे तो ये सर्कल ही होगा और ऊपर में हेमीस्फीयर, हेमी स्फेरिकल गुंबद के जैसा डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट, ये वाला पार्ट, इसी को कहा जाता है ANDA, अंडा। अंडा, हेमिस्फेरिकल डोम शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड अंडा, या अंड बोले संस्कृत में तो सीधे सीधे। और इसके बीच में तो बेस तो इसका सर्कल है, तो बीच में एग्जैक्टली ये रेलिक्स रखे गए हैं। रेलिक्स मतलब बॉडीली रिमेन्स या कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है जो बुद्धा या उनके ग्रेट डिसाइपल्स ने इस्तेमाल किया होगा, इस्तेमाल में लाया होगा। तो दिस स्तूपा is of great importance because this was constructed, Anda was constructed on a small portion of bodily remains of the बुद्धा। ये बुद्धा के bodily remains पे बनवाया गया और इसीलिए ये किस कैटेगरी में आएगा? ये शारीरिका टाइप ऑफ स्तूपा के कैटेगरी में आता है, शारीरिका टाइप ऑफ स्तूपा। ठीक है, तो ये बीचों बीच में ना, एकदम अंदर में, बीच में, ठीक इसके नीचे देखिए, ये है ना, यहां एकदम नीचे बीच में बुद्धा का बॉडीली रिलीज। जब बुद्धा का डेड बॉडी जला, चिता जली, तो चिता के अवशेष बचते ना, उसी का एक छोटा सा अंश है। तो ये शारीरिका टाइप ऑफ स्तूपा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। और चूंकि ये बहुत पवित्र, सैक्रेड प्लेस, सो दैट्स व्हाई देयर वाज अ नेचुरल डिजायर टू एनक्लोज दिस सैक्रेड प्लेस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई दिस रेलिंग और इनर रेलिंग और वेदिका was added ताकि इसको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अलग कर दिया जाए। एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट एजेस, ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड, दिस अनदर boundary wall or another vedika was also added, and to this vedika 4 gateways or toranas were also constructed during the post Mauryan period, and toranas also came to be so highly or profusely decorated। बड़े शानदार तरीके से इनको सजाया गया। कैसे? अभी बता रहा हूं, ठीक है। और जो ये अपर पार्ट है ना, अपर पार्ट, तो ये हेमी जो अंड है, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। इस अपर पार्ट इज ट्रंकेटेड फ्लैट स्ट्रक्चर, एंड दैट ट्रंकेटेड फ्लैट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड हर्मिका। इसको ना, ये फ्लैट स्ट्रक्चर जो ये है ना, इसी को HARMIKA हर्मिका बोलते हैं। तो अपर पार्ट इज ट्रंकेटेड एंड सराउंडेड बाय ए बाउंड्री वॉल और रेलिंग, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड हर्मिका। लिटरल मीनिंग ऑफ हर्मिका इज अबॉर्ड ऑफ द गॉड, भगवान का घर, अबॉर्ड ऑफ द गॉड। और हर्मिका के बीचों बीच एक डंडा जैसा लगाया गया है ये, और उस
इसको बोलते हैं यष्टि, YASTHI, यष्टि। और यष्टि which is exactly at the middle of Hermica, which is surmounted by 1 2 3 तीन छाता जैसा स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक स्टोन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड छत्रावली। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा ये त्रिछत्रावली है। तो हर्मिका ये स्ट्रक्चर है, हर्मिका, हर्मिका के बीचों बीच में स्टोन का डंडा यष्टि, और यष्टि के ऊपर अम्ब्रेला लाइक थ्री स्ट्रक्चर्स कॉल्ड three together referred to as Trichhatravali. So these are the important and major components of a typical stupa. देखिए, and this monument is called Chaitya Hall. Chaitya Hall. And Chaitya halls were constructed exclusively for religious purpose, not serving any other purpose. And this one, and in its typical form, a Chaitya hall is a long rectangular hall with dome-shaped roof and a series of beautifully sculptured pillars. But the most important component of a Chaitya hall is this one, stupa, which is located at the rear end of entry gateway. तो जब आप एंट्री गेटवे अंदर घुसेंगे तो अंदर एंट्री गेटवे के ठीक अपोजिट साइड में एक स्तूपा बनवाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक चैत्य हॉल का, और बड़े ही खूबसूरती से तराशे गए स्तंभ, ये खंभे, ठीक है। तो चैत्य हॉल्स को धार्मिक उद्देश्यों के लिए, रिलीजियस पर्पस पे बनवाया गया था, और ये ज्यादातर चैत्य हॉल्स ये बने हैं पोस्ट मौर्य पीरियड एंड ऑनवर्ड्स। और एम्परर अशोका ने आर्टिफिशियल केव्स बनवाने की शुरुआत की थी, जिसको उनके ग्रैंडसन दशरथ ने आगे बढ़ाया था। एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट and the most beautiful of all the Chaitya halls of our country and located in Aurangabad district of Maharashtra. Okay, so this is the cross sectional view. देखिए सबसे important part स्तूपा ही है, and this structure is referred to as viharas, vihar और संघाराम, and these were the small cells. ये पहाड़ी को, चैत्य हॉल के ही बगल में पहाड़ी को काट कर छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे, and these monuments, these smaller cells were constructed for the monks. ये भिक्षुक और भिक्षुणियों के लिए बनाए जाते थे, ये मॉन्क्स को दे दिए जाते थे। वैसे तो देखिए मॉन्क्स लोग ना, भिक्षुक भिक्षुणी ये ठहरते नहीं थे, क्योंकि बुद्धिज्म ये श्रमण समाना, श्रमण परंपरा है ना, और श्रमण परंपरा के भिक्षु वॉन्डरर्स होते, वो लगातार घूमते रहते, गांव से गांव से गांव से गांव जाते रहते थे, वो टिकते ही नहीं थे एक जगह पे एक्सेप्ट फॉर रेनी सीजन। वर्षा काल में वो रुक जाते थे और तब उन्हें जरूरत पड़ती थी विहारास की। एंड दैट्स व्हाई द रूलर्स एंड religious people got constructed these kind of smaller cells within the hills nearby Chaitya halls। तो ये बनवा दिए जाते थे। तो चैत्य हॉल्स विहारास के साथ साथ चैत्य हॉल्स और इनके साथ साथ ये भी बने हैं, देखिए ना ये मॉन्यूमेंट, ये इनको विहार बोला गया। स्तूपास बनते चैत्य हॉल्स और विहारास, ये भी बड़े खूबसूरत बनाए गए, और ज्यादातर मामलों में ये कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क्स टू लिव इन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। शुरुआत किया था अशोका ने बराबर की पहाड़ी में सुदामा, कर्णचोपड़, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी की 4 गुफाएं बनवाकर, और उनके ग्रैंडसन दशरथ ने गोपिका वाहिक और वेदाथिक की 3 गुफाएं बनवाकर शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाइए, फिर धम्म की शरण में जाइए, और फिर संघ की शरण में जाइए, एकदम शांत हो जाइएगा। ठीक है, लेकिन अभी पढ़ाई करिएगा, अभी ये सब नहीं, ये जिंदगी का एक स्टेज होता है, वहां पर ये सब फिलोसफिकल बातें समझ में आती हैं। अभी हमारा मूल उद्देश्य जो है वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो हम उसी पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि बुद्ध की शरण में जाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये हो गया
अंड, हेमिस्फेरिकल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। अंड चूंकि इसमें बुद्धा के या उनके महान डिसाइपल्स के, ग्रेट डिसाइपल्स के रिलिक्स होते हैं या फिर उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान होते हैं, तो ये बहुत पवित्र जगह है। तो इस पवित्र जगह को दुनियावी चीजों से अलग कर देने के लिए, टू गेट दिस सैक्रेड प्लेस सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो दिस रेलिंग वॉज एडेड कॉल्ड वेदिका, इनर वेदिका। और पोस्ट मॉरियन पीरियड में बाद में चल करके ये आउटर रेलिंग या वेदिका जोड़ा गया और इसके साथ 4 तोरण द्वार जोड़े गए, जिसमें से वर्तमान में 1 म्यूजियम में है और 3 अपने जगह पर ही लगे हैं। मुझे ऐसा मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था, मैं गया नहीं, अभी जा नहीं पाया हूं, वहां पर जाने का प्लान है। ठीक है, गेटवेज या तोरणास, और इन तोरण द्वारों पे देखिए यहां पर ना 2 वर्टिकल पिलर्स हैं, 2 वर्टिकल पिलर्स और 1 2 3 हॉरिजॉन्टल बार्स और 2 वर्टिकल पिलर्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल 3 बार्स है ना, इन्हीं पे मेन डेकोरेशन किया गया है, सारी चीजें उभारी गई हैं, उकेरी गई हैं। वो कैसे किया गया वो देखिएगा ना, समझिएगा। तो स्तूपा के ये मेन कंपोनेंट्स हैं। तो स्तूपा रिप्रेजेंट्स द बुद्धा एंड द बुद्धिज्म। तो स्तूपा बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है और एक स्तूपा बुद्धिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक स्तूपा बुद्ध को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है और बुद्धिज्म को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अभी आगे के एक्सप्लेनेशन में आएगा। तो एक्चुअली अपने आखिर वक्त में जब बुद्धा थे तो 80 वर्ष की आयु में, 80 इयर्स ऑफ एज के थे, तो उनको एक ब्लैक स्मिथ ने, लोहार, चुंद या कुंद नाम था, वो इनवाइट किया। तो उन्होंने बुद्धा को ऑफर किया एक खाना, शुकर माधव कहते हैं। और हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है कि शुकर माधव क्या था, ठीक है, वाइल्ड वैरायटी ऑफ मशरूम था या जो भी था, हमें इसमें जाना ही नहीं है, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। तो बुद्धा ने वो खाया और बुद्ध अपने चचेरे भाई और अपने प्रोमिनेंट कजन आनंद के साथ गए थे। तो आनंद का तो एज थोड़ा कम था, तो आनंद वो डाइजेस्ट कर ले गए, लेकिन बुद्ध 80 साल की एज में थे, तो वो उनसे वो शुकर माधव खाना डिश डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो बुद्धा को डिसेंट्री हो गया और बुद्ध लेट गए और उन्होंने आनंद से कहा कि अब लगता है कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। और बुद्ध अपने चचेरे भाई आनंद के साथ पहुंचे, ठीक है ना, आनंद के साथ पहुंचते हैं और शुकर माधव डिश देता है खाने के लिए। तो जब शुकर माधव डिश खाया बुद्ध ने, तो हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहे हैं कि शुकर माधव क्या था, कि ना शुकर माधव क्या था, हम इस कंट्रोवर्सी में जाते ही नहीं है कि वो वाइल्ड वैरायटी ऑफ मशरूम था या कोई और डिश था, ठीक है ना। बस बुद्ध वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए और उनके कजन और जो प्रोमिनेंट डिसाइपल थे आनंद, उन्होंने वो डाइजेस्ट कर लिया। तो बुद्ध को डिसेंट्री हो गया और बुद्ध का बॉडी पूरे तरीके से डिहाइड्रेट कर गया, तो बुद्ध लेट गए। और जब बुद्ध लेट गए तो वो लेटे लेटे उन्होंने आनंद से कहा, लगता है कि बेटा अब आनंद मैं बचूंगा नहीं, कजन है उनके, भाई हैं। तो आनंद बड़े उदास हो गए, तो उन्होंने कहा फाइनली कि हे तथागत, कृपया ये बताते जाइए कि जब आपकी चिता जलेगी और बॉडीली रिमेन्स बचेगा, तो व्हाट आर वी टू डू विथ योर बॉडीली रिमेन्स, हम उन शारीरिक अवशेषों का क्या करेंगे। तो बुद्ध ने बोला कि अपने आप को इस तरह से मत उलझाओ कि शारीरिक अवशेषों को मेरे विशेष आदर देने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन बुद्धा वाज प्रेस्ड फर्दर, जब आनंद ने जोर दिया, बोला नहीं तथागत, कृपया बता के जाइए वरना बहुत विवाद हो जाएगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तब बुद्ध ने बोला था कि आनंद, मेरे शारीरिक अवशेषों पे तुम लोग स्तूपा या थूपा, पाली में थूपा या स्तूपा का निर्माण करवाना। लोग वहां जाएंगे, फूल माला धूप बत्ती चढ़ाएंगे और उनको मन की शांति प्राप्त होगी। तो इसी के बाद फिर स्तूपा बनने शुरू हो गए। वैसे स्तूपा महात्मा बुद्ध के पहले भी बनते थे, ऐसा नहीं था कि स्तूपा सिर्फ बुद्धा के बाद ही बने हैं। गौतम बुद्धा के डेथ या जो उनकी मृत्यु हुई
इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाणा। तो बुद्धा की महापरिनिर्वाणा के पहले भी स्तूपा बना करते थे, लेकिन जब बुद्धा ने कह दिया कि मेरे शारीरिक अवशेषों पे स्तूपा बनवाना, तो वो स्तूपा फिर ज्यादा नंबर में बनने लगे। फिर एम्परर अशोका ने भी अपने पुण्य कमाने के लिए, कार्मिक बेनिफिट्स के लिए ढेर सारे स्तूपा बनवाया, इंक्लूडिंग this stupa located at सांची in मध्य प्रदेश। तो कंपोनेंट्स है स्तूपा के ढेर सारे, वो हमने डिस्कस किया। और देखिए कुछ स्तूपा बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, जैसे एक तो हमने डिस्कस ही किया सांची का स्तूपा, ठीक है ना, सांची का स्तूपा। वैसे ही एक अमरावती का स्तूपा है, और अगर कभी बनारस घूमने जाना हो, सारनाथ, तो वहां पे जाइएगा, देखिएगा धमेख एक बहुत बड़ा सा करीब 44 मीटर ऊंचा और ईंटों का बना हुआ धमेख स्तूपा है। लेकिन ये अमरावती स्तूपा, एक्चुअली ये अमरावती स्तूपा एग्जैक्टली वो नहीं है, उसकी नकल है, रेप्लिका है, क्योंकि अमरावती स्तूपा का जो बस जो ओरिजिनल है ना, उसका बेस बचा हुआ है। अमरावती स्तूपा का सिर्फ बेस बचा रह गया है, ठीक है। तो ये नकल है, रेप्लिका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस स्तूपा में जो ये प्रोजेक्टिंग है ना, ये पार्ट, तो ये प्रोजेक्टिंग प्लेटफॉर्म्स जो बनाए गए हैं, ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। इन्हें बोला जाता है आयका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। और ये 4 हैं, चारों दिशाओं में, 1 2 3 और 4। और हर एक आयक प्लेटफॉर्म पे देखिए 1 2 3 4 और 5 पिलर्स हैं, कॉल्ड 5 आयका पिलर्स। एंड दीज 5 आयका पिलर्स रिप्रेजेंट्स 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। फर्स्ट पिलर रिप्रेजेंट्स बर्थ ऑफ सिद्धार्थ गौतम, और उनकी मदर महामाया ने जब लुंबिनी में उन्हें जन्म दिया था, तो बर्थ ऑफ सिद्धार्थ। फिर दूसरा, जब वो गृहस्थ जीवन में आते हैं, लेकिन उनको हमेशा ये चीज परेशान करती रहती है कि व्हाट कॉजेस सॉरो, कि क्यों दुख होते हैं, क्योंकि बुद्धा बचपन से ही बहुत ज्यादा कंपैशनेट हैं और दूसरों का दुख दर्द वो बहुत फील करने लगते थे, तो उनको ये खोजना था। तो वो फिर घर 29 साल की एज में घर छोड़ देते हैं, ग्रेट गोइंग फोर्थ और महाभिनिष्क्रमण। सो सेकंड आय का पिलर रिप्रेजेंट्स महाभिनिष्क्रमण। थर्ड आय का पिलर रिप्रेजेंट्स एनलाइटनमेंट ऑफ द बुद्धा एट बोध गया। तो फिर बुद्ध 29 साल की आयु में, एज में महाभिनिष्क्रमण करते हैं। फिर वो 2 टीचर से पढ़ते हैं, अलार कलाम और रुद्रका रामपुत्रा। लेकिन उस फिलोसॉफिकल डिस्कशन से उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब सीखा उन्होंने अच्छा खासा, लेकिन वो उस सवाल का जवाब नहीं मिला, दैट व्हाट कॉजेस सॉरो, कि वो क्यों होता है, उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, क्या रास्ता हो सकता है। तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्रा से पढ़ने के बाद उन्होंने उनसे विदा लिया और आगे बढ़े। तो 5 ब्राह्मण मिले, कौंडिन्य, भद्य, तात्य, महानाम और अशोजित। उन्होंने बोला कि एक बार आप कोशिश करके देख लीजिए, बॉडी टॉर्चर करके, काया क्लेश, शायद आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो बुद्ध ने खाना पीना, सिद्धार्थ गौतम है उस वक्त, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, काया क्लेश किया, मरते मरते बचे, नहीं मिला। तो वहां पे तो वो फिर बोध गया की तरफ गए, तो फल्गु या निरंजना नदी बह रही थी, अब वो लगभग सूख चुकी है नदी। तो उन्होंने नदी पार करने की कोशिश की, नहीं पार कर पाए, वहीं लड़खड़ा गए। तो तब तक फिर उन्हें वहां पे सपोर्ट किया एक लेडी ने, उनका नाम था सुजाता। फिर उन्होंने उनको खीर खिलाया, तब थोड़ा सा प्राण में प्राण है, जान में जान है। फिर वहीं वो एक पीपल का पेड़ था, जिसको बाद में चल के बोधि वृक्ष कहा गया, बोधि ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट, और उसी के नीचे बैठ गए। और अगले 49 दिनों तक लगातार 7 वीक्स तक बैठे रहे, मेडिटेट करते रहे, और फाइनली 49वें दिन उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो तीसरा पिलर है ना, ये बोध गया में बुद्धा के एनलाइटनमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। और जब एनलाइटनमेंट हुआ तो बुद्धा बोध गया में अभी और 7 वीक रुके, 98 दिन हो गए ना, 7 वीक और रुके, और फिर वहां से उठे। तो उन्हें पता चला कि वो जो 5 ब्राह्मण थे वो आजकल बनारस में वास कर रहे हैं, तो वो काशी बनारस की तरफ गए। सारनाथ, मृगदाव बोलते हैं, मृगदाव फॉरेस्ट, सारनाथ, वहां
एक फॉरेस्ट था मृगदाव, वहां पहुंचते हैं। ऋषि पत्तन कहा जाता था, जहां पे ऋषि मुनि लोग आकर रुकते थे और फिलोसॉफिकल डिस्कशन किया करते थे। कुटाग्रशाला में, वो नुकीली छत वाली झोपड़ियां हुआ करती थी, वहीं पे चर्चाएं चला करती थी, धार्मिक और दार्शनिक चीजों पे चर्चा हुआ करती थी। तो अब सिद्धार्थ गौतम, जो कि अब वो बुद्ध हैं, बुद्ध का मतलब होता है एन एनलाइटेंड पर्सन, तो वो वहां पहुंचते हैं और वही पांचों जो ब्राह्मण पहले जिनके साथ काया क्लेश किया था, वो देख रहे हैं कि क्या अद्भुत सन्यासी चला आ रहा है, जिसके चेहरे पे एकदम प्रकाश तेज, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ उजाला हो गया हो। तो ये तो बोलते हैं ये तो दिव्य पुरुष है। फिर बोलते हैं अरे सिद्धार्थ, आप यहां कैसे? तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। तो बोले कृपया हमें भी बताइए मुक्ति का मार्ग। तो सिद्धार्थ गौतम ने बोला बैठिए आप लोग। तो पांचों को बिठाया और जो डिलीवर किया उन्होंने, जो एक्सपीरियंस किया था 49 दिनों में बोध गया में बोधि ट्री के नीचे, तो वो लोग दंग रह गए। और पांचों के पांचों ने बोला कि हे पुरुष, हे दिव्य पुरुष, ये तो शास्त्रों में भी नहीं लिखा हुआ है जो आप बता रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो 49 दिनों के मेडिटेशन में मैंने सीखा। तो वो पांचों उनके डिसाइपल्स बन जाते हैं। प्रथम 5 शिष्य कौंडिन्य, तात्या महानाम और अश्वजीत। तो जो चौथा पिलर है वो धर्म का पहिया घुमा देने से जुड़ा हुआ है, यानी कि फर्स्ट टीचिंग ऑफ द बुद्धा एट सारनाथ से जुड़ा हुआ है। और पांचवा महापरिनिर्वाणा और डेथ ऑफ द बुद्धा, ये बुद्ध के डेथ या महापरिनिर्वाणा से जुड़ा हुआ है। तो निर्वाणा का मतलब अलग है और महापरिनिर्वाणा का मतलब अलग है। निर्वाणा का मतलब होता है कि समस्त इच्छाओं को जब अपने दिल से, अपने मन से आप निकाल देंगे, इच्छा रहित हो जाएंगे, तो जैसे ही आप फ्री ऑफ डिजायर्स होंगे तो आप सॉरो से भी फ्री हो जाएंगे, बिकॉज डिजायर्स कॉजेस सॉरो, desires causes sorrow, and if you would eliminate all of your desires, if you would eliminate all of your desires, so you are likely to free completely from any kind of sorrow, आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बुद्ध ने अपने टीचिंग्स में बताया। और 80 साल तक बुद्ध ने टीचिंग किया। 29 साल में घर छोड़ा था, 35वें साल उनको एनलाइटनमेंट हुआ बोध गया में, और 80वें साल जाकर के उनकी डेथ हुई थी, महापरिनिर्वाणा या डेथ हुआ था। तो ये 5 पिलर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। 5 आयका पिलर्स आयका प्लेटफॉर्म पे बनवाए गए, जो रेक्टेंगुलर आयका प्लेटफॉर्म है। तो अमरावती स्तूपा इन बातों के लिए जाना जाता है। और स्तूपा क्यों बनवाए गए ये मैंने आपको बताया कि खुद बुद्धा ने बोल दिया था अपने कजन और प्रोमिनेंट डिसाइपल आनंद को कि मेरे बॉडीली रिमेन्स पे स्तूपा या थूपा बनवाना, और लोग वहां जाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, तो उनको हृदय की शांति, मन की शांति मिलेगी। तो इसी वजह से सम्राट अशोक ने भी कई सारे स्तूपा बनवाए। और एक बौद्ध टेक्स्ट बुक है अशोका वदान, जिसमें अशोका का बुद्धिज्म के लिए कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड किया गया है। तो अशोका वदान में आता है कि एम्परर अशोका ही गॉट constructed 84,000 stupas, which seems to be extremely difficult. So this number appears to be highly exaggerated. तो 84,000 स्तूपा बनवाने का लिटरल मीनिंग नहीं लेना है आपको। इसका मतलब यह होता है कि सम्राट अशोक ने बड़ी संख्या में लार्ज नंबर ऑफ स्तूपास बनवाए थे उन्होंने, इसका मतलब यह है। और स्तूपास को बनवाने में आम लोगों ने, राजाओं ने, व्यापारियों ने, भिक्षुणियों सबने कंट्रीब्यूट किया था, और इस प्रकार से स्तूपास बनवाए गए थे, ठीक है ना। और ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है। तो स्तूपा मैंने आपको बोला कि महात्मा बुद्ध के पहले से बन रहे हैं, और बुद्ध के पहले भी जो महान शिक्षक ऋषि मुनि होते थे, उनको कई बार उनकी डेड बॉडीज को जलाया नहीं जाता था। उनकी डेड बॉडीज को मेडिटेशन पॉस्चर में, वो जो ऐसा होता है ना, ऐसे करके घुटने पे दोनों हाथ रख के मेडिटेशन पॉस्चर में ही बड़े से टीले में ऐसे रख दिया जाता था उनकी डेड बॉडीज को। सो ग्रेट टीचर्स वर बेरीड विथ नहीं, ग्रेट टीचर्स वर buried in mounds, टीलों में रख दिया जाता था, but sometimes they were buried in a seated meditative posture या position। तो ये स्तूपा है ना, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि वो
बुद्धा का रिप्रेजेंटेशन है कि बुद्ध मेडिटेशन में बैठे हुए, तो स्तूपा का बेस बुद्धा के निचले भाग का लोअर बॉडी पार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन है, और बुद्ध का जो ये टॉर्सो जो है, ये बीच का हिस्सा, ये स्तूपा का मिडिल पार्ट है, और जो हर्मिका और यष्टि छत्रावली है वो बुद्धा का सिर है। तो एक स्तूपा बुद्धा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनके डेथ इवेंट को महापरिनिब्बाना पाली में या महापरिनिर्वाणा संस्कृत में इसको रिप्रेजेंट करता है। और ठीक है, अशोका ने, मैंने आपको बोला कि अशोकावदान में बताया कि सम्राट अशोका ने 84,000 स्तूपा बनवाए थे, ये इम्पॉसिबल है, तो इसको दिल पे मत लीजिएगा। लिटरल शाब्दिक तरीके से नहीं लेना होता, इसका मतलब होता है कि ढेर सारे नंबर में स्तूपास अशोका ने बनवाए थे, और अशोका बुद्धा के ही तो डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था, और अशोका ने इतने स्तूपास इसलिए बनवाए थे क्योंकि सम्राट अशोक को लगता था कि इससे हमें कार्मिक बेनिफिट मिलेगा, इससे हमें पुण्य मिलेगा, कार्मिक बेनिफिट मिलेगा, कि भाई जो भी स्तूपा बनवाएगा उसको इसका पुण्य अगले जन्म में या इस जन्म में प्राप्त होगा। तो ये तो एनग्राविंग में सम्राट अशोका को दिखाया गया है, पत्थर पे तराशा गया है, ये सांची का स्तूपा है। और देखिए स्तूपा, अब आप सोचेंगे कि स्तूपा का बेस ये सर्कल ही बार बार क्यों बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, ऐसा क्यों नहीं बनाया गया? तो इसका रीजन ये है कि देखिए बुद्ध की फिलॉसफी में बुद्धा ने बोला कि आपके लाइफ में ना जो भी उतार चढ़ाव आए, आपको उन उतार चढ़ाव से अडिग रहना है, उनका आप पे असर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपके अकाउंट में 5 रुपया है तो भी मस्त रहिए, और 5 करोड़ रुपया तो भी मस्त रहिए, क्योंकि ना 5 करोड़ का आपको इस्तेमाल करना, ना 5 रुपया, आप एकदम इनसे अडिग रहिए, अविचलित रहिए, और इनर हैप्पीनेस को खोजिए कि आप अपने अंदर की डिजायर्स को, अपने अंदर की इच्छाओं को समाप्त करने का प्रयास करिए, तो दुख अपने आप समाप्त होते जाएंगे, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब सारे डिजायर्स निकल जाएंगे तो सारा दुख ही जिंदगी से निकल जाएगा, और आपका दिमाग परम शांति का अनुभव करेगा। इसी फीलिंग को बुद्धा ने निर्वाणा शब्द से डिनोट किया, निर्वाणा। तो बुद्धा ने बोला कि देखिए सर्कल का जो सेंटर होता है ना, इससे आप कहीं पर भी ये सरकमफेरेंस पे ये परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, आप एकदम इक्वल सेंटर से एकदम इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। यहां पर देखिए ये पूरा 6 के 6 डॉट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक उसी तरह से हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए कि कोई भी चीज आपके जीवन में हो उससे आप इक्वल डिस्टेंस पे रहिए, मतलब उन चीजों का, उन घटनाओं का, बाबू सोना का आपके लाइफ में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, एकदम रिलैक्स रहिए, कूल रहिए। तो ये है। और अब देखिए 4 तोरण द्वार बनवाए गए सांची के स्तूपा में, तो 4 तोरण द्वार बनवाए गए। तो ये जो 4 तोरण द्वार बनवाए गए ना, उसमें से हर एक तोरण द्वार एक दिशा, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड ईच साइड हैज अ ग्रेट गेट एट द सेंटर, मतलब एक गेट मिलेगा, और गेट को क्या बोलेंगे? तोरण द्वार बोलेंगे। तोरण द्वारों को बड़े ही खूबसूरती से तराशा गया है, लेकिन एक कंपोनेंट और है। देखिए जो अंड है, हेमिस्फेरिकल डूम शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड अंडा and inner railing. So in between anda and inner railing there is a path. There is a path, and this path is actually known as path of circumambulation या प्रदक्षिणा पथ। ये प्रदक्षिणा पथ है, पाथ ऑफ सर्कमएम्बुलेशन है, ठीक है ना। और इस प्रदक्षिणा, और वैसे भी देखिए मंदिर में भी परिक्रमा होता है, यहां पर भी परिक्रमा पथ है। तो परिक्रमा हमेशा राइट हैंड फैशन में किया जाता है, राइट हैंड मैनर में किया जाता है, दाहिनी तरफ से, ठीक है। क्या कौन सा डायरेक्शन हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। ये क्लॉक लॉ तो मेरे समझ में नहीं आता कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ही होगा, बताइएगा आप लोग कमेंट में, मैं भूल जाता हूं, ठीक है। पाथ ऑफ सर्कमएम्बुलेशन ऑफ प्रदक्षिणा पथ, लिखा भी हुआ है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। मतलब ये जो आप घूम रहे हैं ना, गोल 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 घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए, प्रदक्षिणा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। क्या डिनोट कर रहा है? कि आप जन्म और मृत्यु के
अनंत चक्र में फंसे हुए हैं। और अगर इस अनंत चक्र से मुक्ति पानी है, इफ यू वांट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, सो देन यू हैव टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। फॉलो करिए उनको, और वो फॉलो करेंगे तो आपको निर्वाणा मिलेगा। ठीक है, इस परमानंद की प्राप्ति होगी, द स्टेट ऑफ हाईएस्ट ब्लिस। जब आप सारे डिजायर्स को खत्म कर देंगे तो सारा सौरो ही आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा, और आपका अगला रीबर्थ नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो आपको इस चक्र से, इस दुष्चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो इससे मुक्ति पाने का रास्ता बुद्ध ने बताया कि अष्टांगिक मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ है। तो अष्टांगिक मार्ग पे चलिए, आराम से अष्टांगिक मार्ग पे चलिए। जब आप अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी इच्छाएं समाप्त होती जाएंगी। इच्छाएं समाप्त होंगी तो दुख समाप्त होने लगेंगे, और एक दिन आएगा जब समस्त इच्छाएं बुझ जाएंगी तो सारा दुख भी, सारा सौरव भी एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आपका दिमाग परम शांति का अनुभव करेगा। अ कंडीशन और अ स्टेट ऑफ परमानंद और अ स्टेट ऑफ हाईएस्ट ब्लिस। और वहीं तब आपको क्या निकल आएगा, वहीं आपको मुक्ति मिल जाएगी जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र से। सो you will get complete freedom from this vicious cycle of birth and rebirth while practicing eightfold path suggested to us by Gautam Buddha. So if you follow eightfold path having 8 stages, so you are going to eliminate all of your desires, and once you would eliminate all of your desires, you are going to get complete freedom from your sorrow, and once you are free from your sorrows, and you would feel a state of Paramanand or the state of highest bliss, and Buddha called this condition nirvana, निर्वाण, समस्त इच्छाओं का बुझ जाना, इसका लिटरल मीनिंग होता है। ठीक है, और एक स्तूपा वो दिखाता है जो आप नहीं देख सकते हैं। मतलब आप अर्थ पे है ना, तो आप अर्थ को नहीं देख सकते हैं जब तक कि आप स्पेस में ना जाएं। अर्थ को नहीं देख सकते, इस पूरे ब्रह्मांड को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ब्रह्मांड को विजुअलाइज करना है, पूरे यूनिवर्स को विजुअलाइज करना है, तो आप एक स्तूपा को विजुअलाइज कर लीजिए, क्योंकि एक स्तूपा पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे, हालांकि वो 23.5 टिल्टेड है, तो जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही होती है, वैसे ही आप मान लीजिए कि स्तूपा है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये स्तूपा के बीचों बीच ये एक्सिस है और ये कॉस्मोस है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपनी कल्पनाओं में नहीं ला पाते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, तो फिर हमें वो विजुलाइज करा दे रहा है एक स्तूपा। तो स्तूपा को जो डेकोरेट कराया गया ना, डेकोरेटिंग द स्तूपास, तो स्तूपास का डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आप देखिए, जो भी स्तूपास को डेकोरेट किया गया है, वो मेन डेकोरेशन तोरण द्वार पे आया है, तोरण द्वारों का डेकोरेशन है। ठीक है, आमतौर पे अंड पे डेकोरेशन नहीं है। जैसे सांची के स्तूपा पे जब पत्थर चिपकाए गए पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, तो स्टोन इनकेसिंग जब किया गया ना, तो उस स्टोन इनकेसिंग पे सजावट नहीं है। हालांकि अमरावती स्तूपा के अंडा पे फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बनाए गए थे, लेकिन ज्यादातर स्तूपास के अंड पे डेकोरेशन नहीं है। तो कहां डेकोरेशन है? गेटवेज पे, तोरण द्वारों पे, और गेटवेज में भी जो पिलर्स हैं और बार्स हैं उन्हीं पे डेकोरेशन है। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है ना, पूरा डेकोरेटेड है ये। तो ये हॉरिजॉन्टल बार्स हैं और साइड में 2 वर्टिकल पिलर्स हैं। इस डेकोरेशन को समझिएगा, क्योंकि स्तूपास के डेकोरेशन के लिए बुद्धिस्ट थीम्स भी लाए गए, और बुद्धिस्ट थीम्स के अलावा प्री बुद्धिस्ट थीम्स भी हैं, या नॉन बुद्धिस्ट, प्री बुद्धिस्ट, नॉन बुद्धिस्ट थीम्स एज वेल एज बुद्धिस्ट थीम्स, दोनों हैं। देखते हैं, चलिए अब देखिए डेकोरेटिंग द स्तूपास। तो जो वेदिका है, वेदिका को थोड़ा बहुत सजाया गया है, और ज्यादातर कहां सजाया गया? ज्यादातर ये पिलर, ये वर्टिकल, 2 वर्टिकल पिलर्स हो गए, और 2 वर्टिकल पिलर्स के अलावा ये 3 हॉरिजॉन्टल बार्स हैं। इन्हीं को बड़े ही अच्छे तरीके से
सजाया गया है। इन्हीं जो भी आपको दिखेगा इन्हीं पे दिखेगा। और सजावट के लिए जो बुद्धिस्ट थीम्स लिए गए हैं, बुद्धिस्ट थीम्स और प्री एंड नॉन बुद्धिस्ट थीम्स भी लिए गए हैं। जैसे हीनयाना, आप जानते हैं कि हीनयाना बुद्धिज्म और महायाना बुद्धिज्म दो मेन ब्रांचेस हैं बुद्धिज्म की, एक और बाद में आया, ठीक है ना, वज्रयाना और सहजयाना बुद्धिज्म। तो मेनली हीनयाना और महायाना बुद्धिज्म आया। तो हीनयाना बुद्धिज्म ओरिजिनल बुद्धिज्म है, ओरिजिनल का मतलब शुरुआती दौर का बुद्धिज्म है। तो हीनयाना बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध गौतम बुद्धा को एक टीचर या धार्मिक उपदेशक के तौर पे देखा गया, और बुद्ध को जो टीचर बुद्धा, हीनयाना ने टीचर बुद्धा या प्रीचर बुद्धा का वर्शिप किया, और महायाना बुद्धिज्म ने बुद्ध को भगवान बुद्ध के रूप में वर्शिप किया। तो जो हीनयाना लोग थे वो बुद्धा का प्रेजेंस ह्यूमन बॉडी के तौर पे नहीं दिखाते थे, वो सिंबॉलिक, बुद्धा का प्रेजेंस सिंबल्स के फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में ही दिखाया करते थे। जैसे कि यहां पर कुछ लोग दिखाए गए हैं, आप देखिए कुछ लोग दिख रहे हैं जो हाथ जोड़े एक पेड़ के पास बैठे हुए हैं। अब आप इसको इंटरप्रेट करिए कि लोग तो समझ में आ रहे हैं, तो अगर ये पेड़ है और इतने सारे लोग हाथ जोड़े पेड़ के पास आसपास बैठे हुए हैं, तो ये कोई साधारण पेड़ तो नहीं होगा ना। तो दिस ट्री, डिपिक्शन ऑफ दिस ट्री वाज नॉट सिंपली फॉर द सेक ऑफ डिपिक्शन ऑफ अ ट्री। पेड़ दिखाना उद्देश्य नहीं है, पेड़ दिखाना पर्पस नहीं है। तो पर्पस किस चीज का है? तो पर्पस है यहां पर दिखाना ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट, बोधि ट्री या ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट, क्या ना, ये है मेन पर्पस दिखाने का। तो ये बुद्धा का सिंबॉलिक फॉर्म है ना, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द बुद्धा। तो बुद्धा के प्रेजेंस को सिंबॉलिक फॉर्म में हीनयाना लोगों ने दिखाया, और बुद्धा को ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में महायाना लोगों ने दिखाया, गांधारा और मथुरा स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर में। तो एक्चुअली स्तूपा मेनली जो एसोसिएटेड है ना, स्तूपास मेनली हीनयाना बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, अर्ली फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, जबकि ये महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म से एसोसिएटेड नहीं है जल्दी। और यहां पे देखिए अगर चक्र बनाया गया है, तो अब आप जानते हैं कि अगर चक्र बना के दिखाया गया है तो ये कोई साधारण चक्र नहीं होगा, ये धम्मा व्हील होगा, धम्मा चक्र होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टीचिंग ऑफ द बुद्धा एट सारनाथ टू हिज फर्स्ट 5 डिसाइपल्स, कॉल्ड धम्मा चक्रा, प्रवर्तन को डिनोट करता है। और इधर यहां पे देखिए कि खाली जगह दिखाया गया है, रिक्त स्थान है, एम्प्टी, एम्प्टी सीट, एम्प्टी सीट, क्या ना, एम्प्टी, वाई निकाल दीजिए, ई भी निकाल दीजिए, एम्प्टी, ठीक है, पी बीच से निकाल देंगे तो भी एम्प्टी, और दोनों हटा देंगे तो एम्प्टी, खाली, ठीक है ना। तो एम्प्टी सीट, लेकिन ये खाली नहीं है बुद्धिज्म में, क्योंकि ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? एम्प्टी सीट सिंबलाइज करता है मेडिटेटिंग, मेडिटेटिंग बुद्धा को सिंबलाइज करता है, ध्यान मग्न बुद्धा, ध्यान मग्न बुद्धा को सिंबलाइज कर रहा है, एम्प्टी सीट, रिक्त स्थान। और ये चक्र है तो ये सिंपली एक चक्र नहीं है, ये धम्मा व्हील है, और ये सिंबलाइज कर रहा है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ और टर्निंग द व्हील ऑफ रिलीजन। और स्तूपास को डेकोरेट करने के लिए देखिए बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे थीम्स लिए गए हैं जो जातका स्टोरीज में प्रिजर्व हैं। तो तकरीबन 550 जातका कहानियां हैं, जातका स्टोरीज हैं, जिनमें से ज्यादातर जातका स्टोरीज को बनारस के आसपास कंपोज किया गया था, बनाया गया था जातका स्टोरीज। और जातका स्टोरीज को बताया जाता है कि ये गौतम बुद्ध के
प्रीवियस बर्थ्स की स्टोरीज हैं, पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। और उन पूर्व जन्मों में बुद्धा ना केवल ह्यूमन फॉर्म में बल्कि एनिमल फॉर्म में भी आए थे, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों का वेलफेयर करने के लिए। तो इसी तरह से एक कहानी उकेरा गया। देखिए पैनल पे एक पूरा स्टोरी बुद्धा के प्रीवियस बर्थ का एक कहानी उकेरा गया है, जब बुद्ध एक राजकुमार के तौर पे, बुद्धा एज अ प्रिंस, एक राजकुमार के तौर पे जन्मे थे। और उनको ये समझ में आ गया था, बड़े अमीर थे, बड़े रिच थे, और उनको समझ में आ गया था कि रिच होने से हैप्पीनेस नहीं मिलता है। और उन्होंने क्या किया कि अपना सारा धन दौलत, सारा खजाना एक ब्राह्मण को दान में दे दिया, डोनेट कर दिया, और अपने वाइफ और बच्चों के साथ रहने जंगल में चले गए। तो ये कहानी वेसांतरा जातक में है, और उसी कहानी को पत्थर पे उकेर दिया गया है, ठीक है ना। तो पत्थर पे उकेरा गया है वेसांतरा जातका। तो जो जातका स्टोरीज है ना, ये आप जानते हैं ये पार्ट है खुद्दका निकाया के। अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ेंगे, जो हम बाद में पढ़ेंगे, आगे आगे के लेक्चर्स में आएगा बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो खुद्दका निकाया, ठीक है ना, ऑफ सुत्ता पिटाका। तो सुत्ता पिटाका ना एक टोकरी है, बास्केट है, जिसमें ताड़ के पत्तों पे, पाम लीव्स पे बुद्धा के टीचिंग्स को इंक्लूड किया गया है, लिखाया गया। और उसी टोकरी में ये भी डाल दिए गए जातका कहानियां, जो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ्स की कहानियां बताते हैं। और एक सवाल आप लोगों से है कि ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां क्यों बताई जाती हैं, अगले जन्म की कहानियां क्यों नहीं बताई जाती हैं? अगले जन्मों की कहानियां, भविष्य में बुद्ध ऐसे होंगे, भविष्य में बुद्ध वैसे होंगे, तो वो क्यों नहीं बताया गया? ये आप सोचकर बताइएगा, ठीक है। ये एक बाउंसर है, तगड़ा बाउंसर है, यॉर्कर है आप लोगों के लिए, और सोचेंगे तो आंसर जरूर मिलेगा। तो खुद्दका निकाया ऑफ सुत्ता पिटाका। तो जो सुत्ता पिटाका है ना, ये बुद्धा के टीचिंग्स का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, सुत्ता पिटाका। और आप जानते हैं कि सुत्ता पिटाका के 5 पार्ट हैं, दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दका निकाया। निकाया मीन्स कंपोनेंट। दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दका, और खुद्दका निकाया में ही रख दी गई हैं 550 के आसपास जातका स्टोरीज, जो बुद्ध के प्रीवियस बर्थ से जुड़ी हुई हैं, ना कि आगे आने वाले बर्थ से। और आगे आने वाला बर्थ से क्यों नहीं जुड़ी हुई, यही तो आपका सवाल है। ये तो नहीं बताऊंगा आज, फिर कभी बताऊंगा। और देखिए कि बुद्धिज्म में स्तूपास के डेकोरेशंस के लिए मैंने आपको बोला कि बुद्धिस्ट थीम्स लिए गए हैं, और बुद्धिस्ट थीम्स के अलावा प्री बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट थीम्स लिए गए हैं। तो प्री और नॉन बुद्धिस्ट थीम्स, ये जो अभी आपने देखा था, ये बुद्धिस्ट थीम्स थे, ये तीनों ये बुद्धिस्ट थीम्स थे। बोधि ट्री, धम्मा व्हील, एम्प्टी सीट से सजाया गया, ये बुद्धिस्ट थीम्स हैं। और ये नॉन बुद्धिस्ट थीम्स हैं। ये जैसे ये लेडी, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये देवी हैं, ये मदर हैं फर्टिलिटी की। तो उर्वरता की देवी, फर्टिलिटी गॉडेस हैं, शाल भंजिका बोला गया है इन्हें माइथोलॉजी में, शाल भंजिका। तो शाल भंजिका, वो शाल पेड़ होता है, शाल भंजिका। तो ये दिखाया, देखिए ये कॉर्नर पे इनको स्विंग करते हुए, झूलते हुए दिखाया गया है, और ये कपड़े नहीं पहने हुए होती हैं। उर्वरता की देवियां हैं, जैसे मां जन्म देती है वैसे ही ये हैं शाल भंजिकास। तो शाल भंजिकास फर्टिलिटी गॉडेस हैं, और अगर ये किसी पेड़ को छू भी भर दें तो उसमें फूल लग जाएंगे, ब्लॉसमिंग हो जाएगी, और वो फलों से लद जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए सरपेंट, ये सरपेंट हिंदू माइथोलॉजी में भी है और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में भी है, लेकिन ये आ रहा है मेनली हिंदू माइथोलॉजी से, सरपेंट। और यहां पे गज लक्ष्मी को दिखाया गया है, गज लक्ष्मी। और गज लक्ष्मी हिंदू माइथोलॉजी में मां लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी मां लक्ष्मी है, गज हाथी। तो ये 2 हाथी देखिए दाएं और बाईं तरफ, ये अपने सूंड से मां लक्ष्मी के ऊपर
पानी छिड़क रहे हैं, स्प्रिंकलिंग वाटर, इसका मतलब होता है जलाभिषेक करना। और बौद्ध माइथोलॉजी में ये महामाया बताई गई है कि ये बुद्ध की मदर हैं महामाया, और जिनका जलाभिषेक दो हाथी कर रहे हैं। तो अगर हिंदू माइथोलॉजी में हम जाएंगे तो गजलक्ष्मी, और अगर बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में जाएंगे तो महामाया। और ये सांप सर्पेंट, और ये शालभंजी का गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो स्तूपास के तोरणास में जो हॉरिजॉन्टल बार्स और वर्टिकल पिलर्स या फिर वेदिका लगे हैं, उनके सजाने के लिए, उनको डेकोरेट करने के लिए न केवल बुद्धिस्ट थीम्स लिए गए हैं, बट नॉन बुद्धिस्ट थीम्स वर आल्सो कंसीडर्ड एंड डिपिक्टेड एज वेल। ये और इसके अलावा देखिए चैत्य हॉल्स होते हैं, चैत्य श्राइन या चैत्य हॉल्स। तो चैत्य श्राइन या चैत्य हॉल अपने टिपिकल फॉर्म में एक रेक्टेंगुलर, ऐसे एक रेक्टेंगुलर हॉल होता है, ठीक है। और इसमें देखिए पिलर्स की एक सीरीज होगी, और रियर एंड पे यहां इधर एंट्री गेटवे हो गया, ई फॉर एंट्री गेटवे, और यहां पे रियर एंड पे एक एस फॉर स्तूपा होगा। और ये एक रेक्टेंगुलर हॉल होता है, ठीक है ना। और ये पहाड़ी में ही बनेगा, तो इसको ऐसे घेर देते हैं, इतना रास्ता छोड़ देते हैं बस एंट्री गेट पे। ये पहाड़ी बन गया चारों तरफ, ये ऐसे, ठीक है ना। कंटेंट हमारा छुप रहा है तो इतना डिलीट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आप लोगों के बहुत। तो चैत्य श्राइन इन टिपिकल फॉर्म वाज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर हॉल, and these artificial halls or caves with stupa at its rear end of entry gateway were constructed exclusively for religious purpose, ठीक है। और इसका शुरुआत किसने कराया था? इसका शुरुआत एम्परर अशोका ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, सुदामा, कर्ण चोपड़, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी। और उन्होंने आजीविका सेक्ट के मॉन्क्स को डोनेट किया था। और उनके ग्रैंडसन दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाएं, गोपिका, वाह्यक और वेदातिक बनाई। और वो चूंकि आजीवक थे तो आजीवक को ही उन्होंने दान में दे दिया। एम्परर अशोका बुद्धिस्ट थे तो उन्होंने लेकिन रिलीजियस टॉलरेशन और जेनरोसिटी दिखाते हुए आजीविका मॉन्क्स को डोनेट किया था। तो शुरुआत तो एम्परर अशोका ने ही करवाई थी, आर्टिफिशियल। अब बाद में चल के ना बहुत सारे चैत्य श्राइन्स बने, जैसे अजंता और एलोरा की पहाड़ियों में भी कई सारे चैत्य श्राइन्स बनाए गए। जैसे देखिए ये अजंता की पहाड़ी का चैत्य श्राइन है। तो बाद में चल के पोस्ट मौर्य पीरियड में सातवाहना रूलर्स के टाइम पे कई सारे पुराने चैत्य हॉल्स को एनलार्ज करवाया गया, उनको रिपेयर करवा के डेकोरेट करवाया गया और नए स्तूपास भी बनवाए गए। तो जो सबसे सुंदर है वो यही है, चैत्य हॉल एट कार्ले, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। और चैत्य हॉल्स के बगल में साथ ही साथ क्या बनवाए गए थे? चैत्य हॉल्स के साथ भिक्षुणियों को रहने के लिए, मॉन्क्स और नन्स के लिए विहारास बनवाए गए थे। तो विहारास वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड अलोंगसाइड चैत्य श्राइन्स और चैत्य हॉल्स, ठीक है। तो अब इसी में देखिए गुफा परंपरा है, गुफा परंपरा केव ट्रेडिशन है। सो द मोस्ट फेमस ऑफ दिस ग्रुप इज दैट ऑफ अजंता। तो अजंता हिल में कम से कम 29 या 30 गुफाएं बनवाई गई, वो घोड़े के नाल के शेप में, हॉर्स शू शेप। अब ये 29 या 30 कैसे हो सकता भाई? या तो 29 गुफा होगी या तो 30 गुफा होगी। एक्चुअली कंट्रोवर्सी कहां से आया कि 2 गुफाएं आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो कुछ लोग उनको 2 काउंट कर लेते हैं और कुछ लोग 1 ही काउंट करते हैं। सो पॉसिबली इधर 29 और 30 caves were constructed at Ajanta Hills and at Ellora near Aurangabad in Maharashtra. More impressive caves were constructed और एलोरा की पहाड़ियों में 32 गुफाएं बनवाई गई।
what is remarkable here, and you have to remember this fact, that all those 29 or 30 caves of Ajanta hills were dedicated to the Buddhism or related exclusively to the Buddhism. But when 32 caves were constructed at Ellora, and some caves were donated to the or related to the Hinduism, some to the Buddhism, and few more caves to the Jainism. तो Ellora में तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं थी, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिकल रिलीजन। दो एलोरा में जो सबसे शानदार बात है, जो क्राउनिंग एलिमेंट है, वो है भगवान शिव को समर्पित किया गया, उनके लिए बनवाया गया कैलाशनाथ टेम्पल। एंड इट इज कैलाशनाथ टेम्पल, इसको हम लोग मंदिर टेम्पल आर्किटेक्चर में डिटेल में पढ़ लेंगे, यहां पे नहीं ले रहा हूं अभी से। तो राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा फर्स्ट ने 7th सेंचुरी में बनवाया था। सो व्हाट इज रिमार्केबल हियर इज दैट Kailashanath temple at Ellora is the largest, world's largest and single example of monolithic structure, the largest monolithic structure of the world। एक ही पूरी पहाड़ी को टॉप टू बॉटम काट करके मंदिर का शेप दे दिया गया। बाकी बातें या तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर मैं टेम्पल आर्किटेक्चर वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और एलिफेंटा में कुछ गुफाएं बनवाई गई थी, और एलिफेंटा की वो गुफाएं शैविज्म और भगवान शिव से संबंधित है, और नोन फॉर, फेमस फॉर त्रिमूर्ति फिगर ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की त्रिमूर्ति इमेज के लिए, त्रिमूर्ति फिगर के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये इसी चैत्य श्राइन के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही हैं। और अब हम आते हैं, देखिए, बुद्धिस्ट स्कल्पचर पे। ये तो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हो गए, ये एक्चुअली दोनों साथ साथ चल रहा है, आर्किटेक्चर एज वेल एज स्कल्पचर। आप इसको 100% थोड़ी ना अलग कर देंगे। जो मॉन्यूमेंट है उस पे डेकोरेशन भी है, सजावट भी है, तो आर्किटेक्चर एज वेल एज स्कल्पचर ऑलमोस्ट साथ ही साथ चल रहा है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बुद्धिज्म में 2 पार्ट बने, 2 भाग बने थे, जो 2500 साल पहले 2500 ईयर्स बैक से लेकर के 2000 ईयर्स बैक के बीच में, यहां पर जो बुद्धिज्म है वो है हीनयाना बुद्धिज्म। और हीनयाना बुद्धिज्म में बुद्धा को किस रूप में दिखाया गया? सिंबॉलिक फॉर्म। symbolic form. Buddha was depicted not in the human form but symbolic form of the Buddha. इनको symbolic रूप में दिखाया गया। और यहां पर बुद्धा को जब यहां पे चेंज होती फिलॉसफी, महायाना आते हैं, तो क्या डिफरेंसेस है वो रिलीजन और फिलॉसफी में हम लोग पढ़ लेंगे। तो महायाना, और मैंने आपको बोला कि महायाना बुद्धा का सिंबल फॉर्म नहीं लेते हैं, वो बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में दिखाएंगे। तो बुद्धा को सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाने के लिए स्तूपा डेकोरेशन किया गया, और बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में दिखाने के लिए स्टोन आइडल्स और स्टोन इमेजेस बनवाए गए बुद्धा के और बोधि सत्वा के। और एक और सवाल आप लोगों से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बुद्धा और बोधिसत्वा में क्या डिफरेंस है? Buddha, what are the basic differences between the Buddhas and the Bodhisattvas? गूगल मत करिएगा, अच्छी टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी वगैरह से एक्सप्लोर करिएगा। चलिए गूगल भी कर लीजिएगा, चैट बॉट भी ले लीजिएगा, ढूंढ के बस बताइएगा, ठीक है ना। चैट जीपीटी भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, देखते हैं चैट जीपीटी कितना एक्सप्लेन कर पाता है। तो बुद्धा को जब महायाना ट्रेडिशन में, महायाना बुद्धिज्म में बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में लाया गया ना, दिखाया गया, तो उनकी स्टोन इमेजेस बनाई गई। तो हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि बुद्धा कैसे थे, लेकिन आर्टिस्ट ने स्कल्पचर जो करते थे ना, पत्थर को तराशते थे, उन्होंने बुद्धा को या बोधिसत्वों को ऐसे दिखाया है। तो 2000 साल पहले, फ्रॉम 1st century AD and onwards, गांधारा एंड मथुरा in North India and Vengi in Andhra region emerged as important centers of art production, and Buddha in the symbolic form
within the Mahayana tradition, Buddha Buddha in a symbolic form got a human form. देखिए, got a human form at Mathura and also at गांधारा. तो गांधारा और मथुरा का जो मेन डिफरेंस है ना, वो ये है कि गांधारा स्कल्पचरल ट्रेडिशन came under the influence of Greco-Bactrian, Greco-Roman, Greco-Bactria and Parthia tradition. ये इसके इन्फ्लुएंस में आता है. तो गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर came under the influence of Greco-Roman school of sculpture. Greco-Roman and Bactriae, Greco-Bactrians, Greco-Romans and Parthia, इनके कांटेक्ट में आता है, इनका इन्फ्लुएंस आता है. तो इसीलिए जब गांधारा में बुद्धा को डिपिक्ट किया गया तो बुद्धा को ग्रीको रोमन गॉड्स की तरह दिखाया गया, जैसे वो ज्यूस, थॉर, हरक्यूलिस, ये मस्कुलर बॉडी, जिमर बुद्धा, ऋतिक रोशन बुद्धा, सलमान खान बुद्धा, इस तरह से दिखाया गया. मतलब मस्कुलर बॉडी और ये कट्स वर्ड्स ये सब पूरे के साथ दिखा रहे हैं ना. देखिए, और घुंघराले बाल है, कर्ली हेयर, हेयर बन जुड़ा, हेयर बन, कर्ली हेयर, शार्प फेशियल फीचर्स, खड़ी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, प्रोमिनेंट चिन, लिप्स, ये सब बड़े ही सुघड़, बड़े सुंदर बनाए गए हैं. तो बुद्धा हम नहीं जानते हैं ऐसे थे कि नहीं थे, वो तो सन्यासी थे, इतने मस्कुलर तो नहीं ही रहे होंगे ना, भिक्षा मांग के एक टाइम खाते थे लोग, तो जाहिर सी बात है बुद्धा इतने मस्कुलर नहीं रहे होंगे. लेकिन चूंकि ग्रीको रोमन आर्ट का इन्फ्लुएंस आया तो बुद्धा को यूनानी देवताओं की तरह दिखाया गया. तो गांधारा में बुद्ध का डिपिक्शन अलग है और मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर में बुद्ध का डिपिक्शन अलग है. और ये दोनों लगभग 2000 साल पहले शुरू हो रहे हैं, क्योंकि महायाना ही 2000 साल पहले आ रहा है, क्या ना, 2000 साल पहले. तो मथुरा में आप देखिए, मथुरा में जब आप देखेंगे ना तो बुद्धा को प्रोमिनेंट नहीं दिखाया गया. देखिए यहां पे मथुरा दिखा हुआ, मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर के बुद्धा हैं. तो ये यहां पे ना तो मस्कुलैरिटी आपको दिख रहा है, ना बढ़िया बाल वाल दिख रहे हैं, ना शार्प फेशियल फीचर्स दिख रहे हैं, कहीं कहीं तो पसलियां, रिब्स दिखाई गई हैं, आंख धंस गया है, क्योंकि मथुरा लोकल ट्रेडिशन है. मथुरा लोकल ट्रेडिशन है पहले का, और मथुरा ट्रेडिशन पुरानी परंपरा को कंटिन्यू कर रहा है, ओल्ड ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहा है. तो इंडियन ट्रेडिशंस में फिजिकल ब्यूटी पे, मस्कुलैरिटी पे फोकस नहीं किया गया है. इंडियन ट्रेडिशन में मोक्षा, साल्वेशन, लिबरेशन पे फोकस किया गया है. तो मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो मूर्ति कला थी मथुरा में जो डेवलप किया, वो दैट वाज फ्री फ्रॉम ग्रीको रोमन स्कूल ऑफ स्कल्पचर, एंड इट वाज एक्चुअली कंटिन्यूएशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यक्षा ट्रेडिशन. आप याद करिए मौर्यास के टाइम पे यक्ष मणिभद्र का अभी हमने डिस्कस किया था, पत्थर का मूर्ति बना था. तो ये जो है ना बुद्धा, ये यक्षा ट्रेडिशन का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है, जबकि गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर ये ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस में आ रहा है. ठीक है, अभी इन पे भी आते हैं, मुद्रास और जेस्चर्स पे. तो मथुरा में देखिए, लोकल स्कल्पचरल ट्रेडिशन एट मथुरा बिकेम सो स्ट्रॉन्ग दैट the tradition spread to other parts of India. तो मथुरा लोकल ट्रेडिशन है ना, जहां पे बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं, तो ये बाकी जगहों पे भी फैला, जैसे कि सारनाथ एंड गया. ये इसी का ब्रांच है, ऑफ शूट्स हैं, ब्रांचेस हैं मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर के, सारनाथ स्कूल एंड गया. और गांधारा, आप जानते हैं गांधार कहां पे है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. गांधार, काबुल गांधार है ना अफगानिस्तान में, काबुल गांधार उधर की तरफ. तो काबुल, कांधार, पेशावर, स्वात वैली, चरसद्दा, इन सब जगहों पे ये गांधारा स्कूल फ्लोरिश किया. और मथुरा सारनाथ गया में मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर फ्लरिश किया है, जहां पे बुद्धा को ब्यूटीफुल बुद्धा नहीं दिखाया गया है, बल्कि बॉडी को डीके करता हुआ, टूटता हुआ शरीर दिखाया गया है, क्योंकि वो मेडिटेट करेंगे ना. तो गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर
is also known as Greco-Roman school or Greco-Roman style, influenced by Hellenistic art or Greco-Roman art. And on this style or in this style, images of Buddha and Bodhisattvas. तो सवाल ये दिया मैंने आपको, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द बुद्धा एंड द बोधिसत्वास। वो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, फिलहाल ढूंढ के देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। Bodhisattvas made and images of Buddha and Bodhisattvas were made in Greco-Roman style from the grey sandstone, भूरे बलुआ पत्थर, ग्रे सैंडस्टोन, जबकि मथुरा में रेड डॉटेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है एज अ रॉ मटेरियल। और बुद्धा के बाल कर्व्ड हैं, कर्ली हेयर है, कर्व शेप विथ मस्कुलर बॉडी एंड ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी। अब जब मस्कुलर बॉडी बनेगा तो कपड़े उपड़े थोड़े कम है, तब तो दिखेगा बॉडी बॉडी ना। वैसे तो गांधारा स्कूल का मेन सेंटर, अब बोल ही रहे हैं गांधारा स्कूल, तो मेन सेंटर गांधारा ही होगा ना, मथुरा थोड़ी ना हो जाएगा। गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर एंड अदर सेंटर्स वर बामियान, नॉर्थ वेस्ट बामियान, ये सब पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ, बामियान, स्वात वैली, चरसद्दा, पेशावर, टैक्सला, तक्षशिला, टैक्सला लिखा हुआ है, तक्षशिला बोलते हैं, ये इसे डेवलप करता है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर के? वो है मस्कुलर बॉडी and sharp facial features, long slanting eyes, लंबी तिरछी आंखें, खड़ी नाक, prominent chins, ये सब पूरा बताया गया है, बनाया गया है मस्कुलर बॉडी। और ट्रांसपेरेंट और फोल्डेड ड्रेपरी, फोल्डेड ड्रेपरी, मुड़े हुए पत्थर पे ही लहर बना के लगेगा कि एकदम क्या बढ़िया ट्रांसपेरेंट मलमल का कपड़ा जैसा बनाया गया है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट एंड फोल्डेड ड्रेपरी, कर्ली हेयर, घुंघराले बाल बनाए गए, हेयर बन बनाया गया, कर्ली हेयर एंड समटाइम्स विथ और समटाइम्स विदाउट माउस्टेज, मूछ सहित और मूछ रहित इमेज भी बनाई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पे देखिएगा कि सिर के पीछे एक गोल गोल पत्थर बनाया जाता है, उसको हैलो बोलते हैं, HALO, हैलो। तो हैलो बिहाइंड द हेड ऑफ द इमेजेस, सिर के पीछे जो बड़ा सा हैलो है वो प्रकाश, वो एनलाइटनमेंट को दिखाता है कि क्या दिव्य पुरुष है। जब ही सिद्धार्थ गौतम को एनलाइटनमेंट हुआ और बोध गया से वो सारनाथ पहुंचे, तो जो 5 शिष्य थे, उनके पहले 5 शिष्य बने, वो देख के दंग रह गए, ऐसा जैसे कोई आ रहा है तो चारों तरफ से प्रकाश फैल गया हो, कुछ इस तरह से। उसी का रिप्रेजेंटेशन है ये। तो ये नॉलेज को सिंबलाइज करता है, एनलाइटनमेंट, नॉलेज एनलाइटनमेंट को सिंबलाइज करता है ये गोल गोल पत्थर, HALO बोलते हैं, हैलो बोलते हैं। आभा मंडल या प्रभा मंडल हिंदी में कहा जाता है, हैलो बिहाइंड द हेड ऑफ द इमेजेस। बट सी दिस हैलो is not profusely, not very well decorated। तो चूंकि गांधारा का मेन फोकस नॉलेज और एनलाइटनमेंट पे नहीं है, ब्यूटिफिकेशन पे है, मस्कुलैरिटी पे है, तो इसीलिए हैलो का डेकोरेशन ज्यादा नहीं किया गया है। जबकि मथुरा में मेन फोकस नॉलेज और एनलाइटनमेंट पे है, ना कि फिजिकल ब्यूटी पे है। इसीलिए मथुरा में जब बुद्धा का इमेज बनाया गया तो हैलो को पूरा डेकोरेट कर दिया गया, बॉडीली फीचर्स पे फोकस नहीं किया गया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक डिफरेंस है। तो curly hair with or without mustaches, halo behind the head of the images but not profusely decorated, not profusely decorated, क्योंकि फोकस जो है ना, वो फोकस मेटेरियलिस्टिक लाइफ पे है, दिस वर्ल्डली टेम्परामेंट, दिस वर्ल्डली टेम्परामेंट पे है या मेटेरियलिस्टिक लाइफ पे है। जबकि मथुरा में ऐसा नहीं है। मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर में बॉडीली फीचर्स पे फोकस नहीं किया जाएगा, एनलाइटनमेंट पे फोकस किया जाएगा, मेडिटेशन पे फोकस किया जाएगा। तो हैलो को पूरा बढ़िया से डेकोरेट कर दिया जाएगा। तो ये है गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। इसके अलावा देखिए जो मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर है, तो मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर में देख रहे हैं ना, हैलो बहुत बढ़िया डेकोरेटेड है। तो ये है प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड हैलो, और ये किस चीज को फोकस कर रहा है?
स्पिरिचुअलिटी को फोकस कर रहा है, एनलाइटनमेंट को फोकस करेगा। और मथुरा में इस्तेमाल देखिए क्या इस्तेमाल किया गया, रॉ मटेरियल रेड डॉटेड सैंडस्टोन विथ स्पिरिचुअल बॉडी। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करेंगे तो आप बॉडी पे फोकस नहीं करेंगे, आप जिम नहीं जाएंगे, सब लोहा लकड़ उठाने वाला काम नहीं करेंगे, ढेर सारा ठूस ठूस के खाना पानी नहीं खाएंगे नरेटी तक ठांस के। तो आपका मेन फोकस जब एनलाइटनमेंट होता है तो खाना अपने आप बहुत कम और छूट जाता है, तो शरीर टूटने लगता है, ठीक है ना। तो उसी को तो इमेज में दिखाया जा रहा है, देखिए हैलो डेकोरेटेड है लेकिन बॉडी डिजेनरेटिव है, प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड हैलो बिहाइंड द हेड ऑफ द इमेजेस। तो डिजेनरेटिव बॉडी, थिक ड्रेपरी, मोटे वस्त्र डिपिक्टेड ऑन द इमेजेस। और मथुरा मेन सेंटर है और दो सब सेंटर्स ग्रो करेंगे, इसी के ऑफशूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, एक सारनाथ में और दूसरा गया में प्रोलिफरेट करेगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है जहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं और भी, कि बुद्धा का जब मूर्तियां बनाया गया ना तो अलग अलग पॉस्चर्स, अलग अलग जेस्चर्स पे बनाया गया है, भाव भंगिमाएं, ठीक है ना। जैसे ये है पहला जो आप यहां देख रहे हैं, धम्मा चक्रा प्रवर्तन मुद्रा। तो ये जो धम्मा चक्रा प्रवर्तन मुद्रा है ना, तो यहां पे आप देखिए कि एक हाथ की हथेली ऐसे अंगूठा छोड़ करके बंद है और ये दो उंगलियां से हवा में है। तो ये पर्टिकुलर जो पॉस्चर है ना, ये फर्स्ट टीचिंग को डिनोट करता है या डिपिक्ट करता है, धम्मा चक्रा प्रवर्तन जेस्चर या मुद्रा। और ये फियरलेस बुद्धा है, अभय, अभय, जिनको किसी का कोई भी भय नहीं है, अभय मुद्रा है, एकदम अभय मुद्रा। तो अभय मुद्रा ये ऐसे होगा, एकदम रिलैक्स, इसको एकदम ढीला छोड़ दीजिए ऐसे और ऐसे कर लीजिए, ये अभय मुद्रा है, फियरलेस बुद्धा, किसको कोई डर ही नहीं है जिनको। और ऐसी ना वो अंगुलीमाल डाकू था, बुद्धा उसके रास्ते पे गए उसको ठीक करने, उसको समझाने के लिए, तो अंगुलीमाल डाकू अपना खड्ग लेके हु हा करते बुद्धा के सामने आ गया। बुद्धा को फर्क ही नहीं पड़ा, रत्ती भर भी, क्या ही कर लोगे तुम, मार दोगे, मार लेना, मार दो, गर्दन काट दो। तो बुद्धा को उसने बोला रुको, बुद्धा आगे बढ़ गए, फिर दौड़ा लिया, सन्यासी रुक, अंगुलीमाल डाकू ने, जो मार करके उंगलियां काट के माला पहन लेता था। तो बुद्ध ने बोला उसको कि अंगुलीमाल, मैं तो कब का रुक गया, मैं तो कब का ठहर गया, तुम नहीं रुके। तो उसको समझ ही में नहीं आया, बोला है मैं नहीं रुका, आप रुक गए, आप ठहर गए, लेकिन आप तो चल रहे हो, आप ठहर कैसे गए। तब उन्होंने उसको समझाना शुरू किया कि तुम बेचैन आत्मा हो, तुम बेचैन हो, तुम लोगों को मारते हो, तुम बदला ले रहे हो, तो तुम ठहरे नहीं हो, तुम्हारा चित्त शांत नहीं है। मैं देखो, मैं इन सब चीजों से परे हूं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे मार भी दोगे तो मेरे को, मैं फियरलेस हूं, मुझे डर ही नहीं है। तब उसको समझ में आया क्यों ये बात है, वो फिर वो थोड़ा सा शांत हुआ। फिर धीरे धीरे बुद्धा ने इसका साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करते करते वो अंत में बुद्ध के पैरों पे गिर पड़ा, बोला बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध मुझे अपनी शरण में ले लो, शिष्य बना लो। तो फियरलेस बुद्धा, अभय, फियरलेस। और ये जो पॉस्चर है ये वितर्क मुद्रा है। तो ये टीचर्स का बड़ा बनता है ना, वितर्क मुद्रा, ये आर्ग्यूमेंट पॉस्चर होता है, आर्ग्यूमेंट। तो देखे ना, टीचर्स ऐसा बहुत करते हैं, ये इस तरह से आर्ग्यूमेंट पॉस्चर होता है। हालांकि ज्योग्राफी वाले टीचर्स ऐसे करते हैं और इकोनॉमिक्स वाले टीचर्स ऐसे करेंगे, पैसा रुपया, ठीक है ना। तो वितर्क या आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट पॉस्चर हो गया। तो धम्मा चक्रा पॉस्चर अभय पॉस्चर और वितर्क आर्ग्यूमेंट पॉस्चर। और ये धम्मा चक्रा मुद्रा थोड़ा डिटेल से ही आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है ना। ये अभय मुद्रा के डिटेल से ही आप देख लीजिएगा। और यहां पर ये वितर्क मुद्रा है, सारे डिटेल्स इसमें बताए गए। एक ये चौथा है भूमि स्पर्श मुद्रा। घूमने जाएंगे ना बुद्धिस्ट साइट्स में तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आप, और एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वितर्क मुद्रा है, तो इसमें ना सीटेड बुद्धा है, बैठे हुए हैं पालती मार के, क्रॉस लेग्ड बुद्धा, और बायां हाथ की हथेली गोद में है और दाहिना हाथ की उंगलियां या तो जमीन को टच कर जाती हैं या जमीन की तरफ इशारा करते हुए पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अर्थ के। ये तो इसकी पूरी कहानी है कि सिद्धार्थ गौतम जब बोधि ट्री, कहानी मतलब हिस्ट्री, जब बोधि ट्री के नीचे बैठे थे तो मार नाम का राक्षस आया
और उनको रास्ते से हटाने लगा। वो कोई सचमुच का राक्षस नहीं था, हर आदमी के अंदर ही बेचैन करने वाला राक्षस होता है। जैसे देखते हैं ना, आदमी पढ़ने बैठता है तो 10 मिनट 20 मिनट हुआ, आधे घंटा, फिर फुदक जाएगा अपने सीट से, फिर 10-20 मिनट पढ़ेगा, फिर फुदक के कुछ कुछ काम करने लगेगा, मोबाइल देखने लगेगा, व्हाट्सएप ऑपरेट करने लगेगा, हाँ ये सब ठीक है, उसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कंसंट्रेट नहीं कर पाता आदमी शुरू में मेडिटेशन में या क्लास में या पढ़ाई पे, उसमें समय लगता है, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। तो यही था कि बुद्धा बेचैन है और मार नामक राक्षस उनको बेचैन कर रहा है। तो मूर्ति में तो भाई राक्षस अलग से दिखाया जाएगा ना, और वो अंदर का राक्षस है, अंदर की बेचैनी है। तो मार नामक राक्षस आता है अपने चेलों के साथ आता है और वो बोलता है कि मैंने एनलाइटनमेंट हासिल कर लिया, तुमने थोड़ी ना एनलाइटनमेंट हासिल किया। तो सिद्धार्थ गौतम उससे पूछ रहे हैं कि भाई क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने एनलाइटनमेंट हासिल कर लिया? तो उसके जो चेले वाले होते हैं मार राक्षस के, वो बोलते हैं कि हाँ हम गवाह हैं कि हमारे इन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल किया है। और तब मार बोलता है कि सिद्धार्थ तुम बताओ तुम्हारा कौन गवाह है कि तुम एनलाइटनमेंट हासिल कर रहे हो? तो सिद्धार्थ गौतम ने बोला ये धरती इस बात की गवाह है जिस पर मैं बैठा हूं। फिर अचानक जोर से धरती ने दहाड़ा, रोर किया और डर के मारे मार भाग गया। ऐसा नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो ये एक कॉन्सेप्शन को बताता है कि अंदर में जो हमारे राक्षस होता है वो हमें बेचैन करता है, विचलित करता है, हमें उसको दबाना पड़ता है, शांत होना पड़ता है अगर सिलेक्शन लेना है या एनलाइटनमेंट लेना है, कुछ भी। तो यही है, इसको बोलते भूमि स्पर्श मुद्रा, और ये है मेडिटेशन पॉस्चर, ध्यान मग्न बुद्ध। तो ये वाला ये मेडिटेशन पॉस्चर है। तो इन्हीं पॉस्चर्स पे बेस्ड और भी कुछ पॉस्चर्स हैं, कुल 8-9 पॉस्चर्स हैं, मैंने आपको 5-6 बता दिए। इन्हीं पॉस्चर्स पे बेस्ड बुद्धा की और बोधिसत्वास की इमेजेस बनाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पॉस्चर हिंदुज्म में नहीं है, ये पॉस्चर हिंदू रिलीजन में भी आए हैं, और देवी देवताओं के, भगवान लोगों के, इनके भी ये पॉस्चर्स बने हैं। तो जाहिर सी बात है यहीं से लिया गया होगा बुद्धिज्म में भी, क्योंकि अंततः बुद्ध भी तो पहले क्षत्रिय ही थे ना, और वो हिंदू ही थे। तो वही ये ऑफशूट है, मेनली रिफॉर्मिस्ट टेंडेंसी थी बुद्धा की, जो रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे। तो मथुरा स्कूल, और देखिए नालंदा स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज समझते हैं ना, कांसा, तांबा में टिन मिला देंगे 9:1 का तो ब्रॉन्ज आ जाता है, वैसे ब्रॉन्ज एज इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज स्कूल ऑफ स्कल्पचर ये नालंदा इन बिहार, वहां पे फ्लरिश किया, नालंदा स्कूल ऑफ ब्रॉन्ज, कांसा। और ये बंगाल के पाला रूलर्स ने इसको पैट्रोनाइज किया, एंड मेन सेंटर वाज कुर्कीहार, a place called Kurkihar was the main center of production of bronze statues related to the Buddha and the Bodhisattvas. And the remarkable bronze image is of four-armed Avalokiteshvara. Avalokiteshvara is a Bodhisattva. Avalokiteshvara is a Bodhisattva, also referred to as Padma Pani. पानी नहीं, पद्म पाणी, पद्म मीन्स लोटस और पानी मतलब हाथ, जिनके हाथ में कमल होता है और वो नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, अवलोकित ईश्वर, ऑल्सो रिफर टू एज पद्म पाणी। ये इंपॉर्टेंट इमेज है। और अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया, पहले ही पढ़ लिया था, इसको उठा देते हैं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस आपके लिए लेकर के आ रहा है 2025 के लिए तेजस बैच, और ये फोकस्ड है कि यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम है। ये रिवीजन प्रोग्राम है तेजस 2025 रिवीजन प्रोग्राम, और ये प्रीलिम्स रिकॉर्डेड जीएस लेक्चर्स अवेलेबल है इसमें, और डेली 30 जीएस के क्वेश्चंस हैं, 58 टोटल टेस्ट हैं, 58 टोटल टेस्ट हैं, एकदम शानदार प्रोग्राम है। और डेली 10 क्वेश्चन सी सेट के हैं, तो इसमें 58 टोटल टेस्ट हैं। और इसके अलावा डेली लाइव टेस्ट डिस्कशन है, सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे लाइव टेस्ट डिस्कशन है। एंड देयर आर सेवरल मोर फीचर्स related to this Tejas
प्रोग्राम, 6 GS सेक्शनल टेस्ट, 6 सेक्शनल टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस ईच, यानी 600 क्वेश्चंस, टोटल ऑफ 600 क्वेश्चन, एंड फुल लेंथ टेस्ट 7 GS प्लस 7 CSAT, फुल लेंथ 7 GS 7 CSAT। मतलब क्या जबरदस्त है, कॉम्प्रिहेंसिव है। और वीकली मेंटरशिप के लिए वेबिनार्स है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस करना है तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। ऑन 3000 प्लस GS क्वेश्चंस एंड 1100 प्लस CSAT क्वेश्चंस हैं। और इसका आपके लिए गोल्डन ऑफर है, इंग्लिश ऑनलाइन में 5499 पे अवेलेबल है इंस्टेड ऑफ 11499। तो बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही वेल प्रोग्राम्ड बैच है ये, और ये 10 फरवरी से शुरू हुआ है, तो आप इस बैच को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने एक पार्ट डिस्कस किया आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, और इसमें हमने फोकस किया मौर्यन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एंड पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, जो कि मेनली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और स्कल्पचर से जुड़ा हुआ था। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे दोबारा, तो हम अब इसमें लेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एज वेल एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। तो हमारा एक पार्ट आर्ट एंड कल्चर का खत्म हो जाएगा, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर वाला, ये विजुअल आर्ट में आता है। तो पहले हम विजुअल आर्ट खत्म करेंगे, फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिर लिटरेरी एक्टिविटीज, फिर इंडियन फिलोसफी, रिलीजन्स एंड फिलोसफी, और कुछ मिसलिनियस चीजें वो भी इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारा ये पूरा आर्ट एंड कल्चर एक एग्जॉस्टिव तरीके से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। संभव है, बिल्कुल संभव है, जब हम और आप मिल करके चलेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, तो फाइनली आपका नाम उस फाइनल लिस्ट में जरूर होगा। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।